अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ से ही और उम्मीद करती हूँ जितने लोग देख रहे हैं वो जाग गए होंगे और खैर खैरियत से होंगे। खैर खैरियत का वर्ड आज मैंने ख़ास तौर पे प्रोग्राम के आगाज़ में इसलिए इस्तेमाल किया कि आज की जो हमारी इंट्रो की पहली स्टोरी है, जो टॉप स्टोरीज़ में हम आपके लिए मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन और हैपनिंग्स के हवाले से ख़बरें जमा करते हैं और यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंट करते हैं, उनमें से जो पहली स्टोरी है बड़ी तशवीशनाक है और उससे बेसिकली हम सब का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर जो है वो सामने आता है। वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हम कितने ज़िम्मेदार लोग हैं या हम अपनी खुशियों को किस तरह से मनाते हैं। इसके हवाले से आपको मैं कुछ आदाद व शुमार दूंगी, आप हैरान हो जाएंगे वो सुन के कि ये कैसे हो गया। लेकिन एनीवे उससे पहले ख़बरों की तरफ जाने से पहले, टॉप स्टोरीज़ की तरफ जाने से पहले आपको ज़रा मैं मौसम का अहवाल बता दूँ। कराची वाले तो खुशी से फूले नहीं समा रहे, बस सड़कों पर निकल के नाचने की कमी है, वो नहीं कर रहे बस वो। बाकी तो कराची वालों की खुशी का एक अलग ही आलम है और उसकी वजह यह है कि बारिश हो रही है कराची में। कल तो खैर बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई थी, ऐसी बारिश हुई थी कि रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी। लेकिन यह है कि इस वक्त अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके सामने मौजूद हूँ, तो इस वक्त कराची में बारिश जो है वो रुकी हुई है। लेकिन कराची की बारिश के हवाले से ख़ास तौर पर आज हम आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। उससे पहले मैं पूरे मुल्क का मौसम आपको मैं ज़रा आइडिया दे दूँ कि क्या होगा और जो जैसे जैसे प्लान्स बना रहे हैं वो इस मौसम को देख के प्लान्स बनाएं। मैं अगर आपको मौसम ना बताऊँ नाजरीन तो आपके प्लान्स धरे रह जाएंगे, तो मैं आपका ख्याल करते हुए रोज़ाना आपको मौसम बताती हूँ। इस्लामाबाद कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। सनी है जी, बारिश का कोई इम्कान आज उस तरह से नज़र नहीं आता। रात में अगर देर से हो जाए तो उसकी अलग बात है। लाहौर कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 19 आपको नज़र आ रहा है, सनी। कराची कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा और वहाँ पर जो है बादलों के डेरे ज़रूर हैं, लेकिन इस वक्त बारिश जो है वो रुकी हुई है। पेशावर कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वेटा जी कम से कम -4 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और पेशावर में है बादल और क्वेटा में है सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा। आबोताब ज़रा सूरज की कम हुई हुई है आजकल सर्दी की वजह से, लेकिन यह है कि सूरज है वहाँ पर। अब आपको लेकर चलते हैं ज़रा कराची की तरफ। और कराची में हमारे साथ कौन है जी? कराची से हमें कौन ज्वाइन कर रहे हैं? सिब्त हसन साहब ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर हैं और उनसे आज की हम सूरत हाल जानेंगे कि आज इस वक्त कराची में क्या सूरत हाल है, मौसम की, बारिश है, रुकी हुई है, क्या थी, और कल के हवाले से भी ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिब्त हसन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। ये बताएं इस वक्त कराची में क्या सूरत हाल है और कल की बारिश का भी ज़रा अहवाल बताएं। पकौड़े शकोड़े आपने खाए हैं, क्या किया आपने, ज़रा ये बताएं। मौजूद हूँ हैदरी मार्केट पर और भीगा भीगा सा दिसंबर है। इस मरतबा कराची वालों के लिए बात बिल्कुल सही होती दिखाई दे रही है। मौसम खुशगवार है, शहरियों की बड़ी तादाद बाहर निकली हुई है, लेकिन इस वक्त क्योंकि ट्रैफिक जैम का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो गया है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि दफातर से लोग वापसी घरों की जानिब लौट रहे थे, तो जो पानी है वो सड़कों पर जिस तरह हमेशा हमारे यहाँ बारिशों के बाद होता है। ज़िला बस्ती में यह मकाम है हैदरी मार्केट का, यहाँ पर डॉल्मेन मॉल भी है, अतराफ दीगर भी यहाँ मकामात हैं। वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उसका जो पेस है चलने का वो बहुत स्लो है, क्योंकि जो पुल है जो आगे से पीछे से आते हुए उतरता है वहाँ पर भी पानी भरा हुआ था थोड़ा बहुत, जबकि उससे आगे जो नाले हैं, नाले ओवरफ्लो होने की वजह से कुछ जो पानी है वो सड़कों पर आ गया है और जो मेन डॉल्मेन मॉल है उसके सामने का जो हिस्सा है वहाँ पर गाड़ियों की एक बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। जो शहरी घरों की जानिब रवाना हो रहे हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अलबत्ता जो दाएं जानिब मेरे ट्रैक है जो कि नाज़माबाद की जानिब जाता है, उस ट्रैक पर इस वक्त इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ इसके बिल्कुल सामने ही हैदरी का ग्रीन लाइन का स्टेशन भी मौजूद है। वहाँ पर जो सूरत हाल है इस वक्त जो ग्रीन लाइन है वो बंद कर दी गई है, क्योंकि वैसे भी आजमाइशी बुनियादों पर इस वक्त ग्रीन लाइन को चलाया जा रहा है, तो इस वजह से ग्रीन जो सफ़र है वो बस पे शहरी नहीं कर पा रहे और इसको रोक दिया गया है। क्योंकि बारिश भी थी, मौसम भी खुशगवार हुआ था, लेकिन साथ ही साथ जो पानी भर जाने की कुछ शिकायत होती हैं उसकी वजह से इस सिलसिले को रोका भी गया है। इस वक्त जो सूरत हाल हमारे नाजरीन इस स्क्रीन के थ्रू देख रहे होंगे उनको ये समझ आ रहा होगा कि अगर वो सफ़र कर रहे हैं नाज़माबाद की जानिब से या सदर की जानिब से नाज़माबाद और नाज़माबाद की जानिब से नॉर्थ नाज़माबाद, तो उन्हें इस मकाम पर यानी कि हैदरी का जो मकाम है वहाँ पर अपने ट्रैफिक में थोड़ा फंसना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा वक्त उनको दरकार होगा, उसके बाद वो आगे भी निकल सकते हैं। और उसके बाद जो आगे वाला ट्रैक है तालिब आपको ये भी दिखाएंगे, जो रास्ता यहाँ से सकी हसन की जानिब जा रहा है, यानी कि हैदरी के बाद 5 स्टार KD और उसके बाद सकी हसन, उस रास्ते के ऊपर इस वक्त ट्रैफिक जो है उसकी रवानी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो उसके मुतासिर होने का सिलसिला है वो जारी है। अलबत्ता ये इतना ट्रैफिक जैम नहीं है कराची शहर में, गो कि आज पहला वर्किंग डे था, पीर का दिन था, लेकिन चूँकि आज 27 दिसंबर के हवाले से लोगों को छुट्टी भी थी, कुछ दफातर में छुट्टियाँ भी थी, तो उस वजह से शहरी जो है वो इंजॉय करने भी निकले हुए हैं। कुछ लोग जो है मुख्तलिफ इलाकों में जाकर आज के मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। जो महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन है वो ये बताती है कि कल इसी तरीके की बारिश जो है होगी, लेकिन उसमें इतनी इंटेंसिटी नहीं होगी।
बिल्कुल ठीक है सिफ्त एहसान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और बारिश से बिल्कुल एक कोई भी चीज़ होती है तो वो हमारे ऊपर होती है कि हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं, नेगेटिवली लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं बारिशें हो जाती हैं, सब भीग जाता है, ज़रा कीचड़ हो जाता है, लेकिन बारिशों का होना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे हमारे जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, बहुत सारी जो ऐसी बीमारियाँ हैं जो गर्द की वजह से या दीगर जो आबो हवा में वो फैले हुए होते हैं जर्म्स, उनकी वजह से, तो बारिश का होना बड़ा ज़रूरी है सर्दियों में। और कुछ लोगों को सर्दियों की बारिश पसंद नहीं आती, उसकी वजह ये वो कहते हैं कि सर्दी तो पहले ही ठंड लग रही होती है और बारिश हो जाती है और ठंड लगती है, लेकिन बारिश का होना ज़रूरी है। सिफ्ते हसान भी एंजॉय कर रहे थे, हमें नज़र आ रहा था कराची वाले कल से बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। कल तो खैर बड़ी अच्छी भरपूर बारिश हुई, रिकॉर्ड तोड़ बारिश जैसे मैंने कहा, और सिफ्ते ने भी जैसे बताया हमें कि सड़कें जो है वो पानी में डूब जाती हैं, और वो मसला एक है कराची का। और सब अपने आप को महफूज रखें, अपना ख्याल रखें, जो बिजली के पोल्स हैं उनके करीब ना जाएं, बच्चों को खास तौर पर उन पर नज़र रखें कि वो बच्चे हर चीज़ को चलते चलते हाथ लगाते हैं, तो वो पोल्स को ना हाथ लगाएं। तो ये खैर कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, इनको अपनाए रखें। और इसके बाद नाजरीन मैं आपको ज़रा ऐलान कर दूं, ये तो हमने कराची वालों के लिए बाकायदा पूरा सेगमेंट आगाज़ में ही उनके लिए किया, लेकिन प्रोग्राम में आज बहुत कुछ होगा। प्रोग्राम में हम बात करेंगे, हमारे अब ईयर एंड प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो हम बात करेंगे कि जी 2021 में पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई वो क्या हुई। डॉलर नीचे गिरा, डॉलर ऊपर गया, पेट्रोल ऊपर गया, जो भी है जो हुआ वो हम आपको एक्सपर्ट्स की राय से हम आगाह करेंगे कि पाकिस्तान में 2021 की इकनॉमिक जो भी पाकिस्तान का मंजरनामा था उसमें क्या हुआ। फिर जी आपकी मुलाकात कराएंगे वर्ल्ड चैम्पियन से, लेकिन वर्ल्ड चैम्पियन के पास बहुत सारे, जिसको कहते हैं ना कि बहुत सारे इनामात तो हैं जो उसने जीते हैं अपनी मेहनत से लेकिन वो हेल्दी ब्लेंड बेसिकली उनका एक है, जो कि वो एक शॉप है जो वो चला रहे हैं। और कहाँ वर्ल्ड चैम्पियन, और मतलब वो क्यों इस काम की तरफ आए, उनकी क्या मुआवनत की गई, उनकी कोई मदद की गई नहीं की गई, उनकी पूरी ज़िंदगी की कहानी हम आपको सुनाएंगे। उसके बाद नाजरीन हम आपको ज़रा कोशिश करेंगे कि ग्रीन लाइन के भी थोड़ा सा चक्कर दिलवा दें, क्योंकि ग्रीन लाइन के कराची वालों का एक और बहुत बड़ा मंसूबा है जिसका बड़ा इंतज़ार करते रहे वो, लेकिन फाइनली अब वो शुरू हो गया है आवाम के लिए। 25 दिसंबर को उसका आगाज़ कर दिया गया था, बसें चल पड़ी थी, बसों में हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद है, तो वो जानेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन है, और वो है जी तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 के हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे। ओमिक्रॉन के हवाले से प्रोग्राम में बहुत कुछ है, लेकिन इस वक्त आप लोग तैयार हो जाएं, टेलीफोन्स के साथ आप बिल्कुल करीब जुड़ के बैठ जाएं, फ़ोन उठा लें। हमारी आपके नंबर्स जो है हमारे प्रोग्राम के वो स्क्रीन्स पर आपके चल रहे हैं, उनके साथ फ़ोन के साथ चिपक के बैठ जाएं। और आपने करके हमें फ़ोन बताना ये है, जिस भी घर में इस वक्त बच्चे मौजूद हैं और जिनकी छुट्टियां हो गई हैं सर्दियों की, कि बच्चों के साथ आप सर्दियों की छुट्टियों में क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, या उनको बस सुलाते खिलाते पिलाते ही उनके दिन गुजार देते हैं और फिर बेचारे सारे जो है वो मुरझाए स्कूल की तरफ चले जाते हैं। तो बच्चों के साथ सर्दियों की एक्टिविटीज़ आप लोग क्या करते हैं सर्दियों की छुट्टियों में, क्या गेम्स होती हैं, खेलते हैं, उनको सैर के लिए लेके जाते हैं, क्या करते हैं, ये पेरेंट्स ने हमें बताना है। और बच्चों की क्या ख्वाहिशात होती हैं और पेरेंट्स किस हद तक उन ख्वाहिशात को पूरा करने में कामयाब होते हैं, ये भी आप हमें बताएं। और क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए पेरेंट्स को, ये भी हमें आप लोग बताएं। तो कॉल्स अभी हम आपकी लेंगे, उससे पहले आपको हम साथ साथ ज़रा अपनी स्टोरीज़ के हवाले से भी बताना शुरू करें कि वो जो मैं कह रही थी कि हर चीज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर जो है वो बड़ा ज़रूरी है। रोड एक्सीडेंट्स के हवाले से अगर मैं आपको खबर दूँ, आज की पहली खबर, तो उसके नंबर्स जो हैं इतने तशवीशनाक हैं कि मैं तो पढ़ के हैरान हो गई थी, और फिर हम सभी बड़े हैरान परेशान रह गए। 25 दिसंबर क्रिसमस डे था, जाहिर है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की बर्थडे भी हम उस दिन मनाते हैं। 25 दिसंबर को पंजाब भर के अजला में एक ही दिन में, यानी कि 24 घंटों में एक ही दिन में 1011 रोड हादसात हुए हैं। 1011 रोड हादसात हुए हैं 24 घंटों में, और इन हादसात में 576 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए, जबकि 440 अफराद को मामूली ज़ख्म और खराशें आई हैं। इन हादसात में ज़्यादातर तादाद जो है वो तकरीबन 67% जो है मोटर बाइक्स चलाने वालों की हैं, या मोटर बाइक हादसात की हैं। और इसलिए वक्त की ज़रूरत है कि रोड ट्रैफिक हादसात की बढ़ती हुई शरह को कम करने के लिए ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए, और अवलीन हमारा जो नज़्म व ज़ब्त का ख्याल है उसको रखें, ये हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। अच्छा इन ट्रैफिक हादसात में कम उम्र 46 ड्राइवर्स भी हैं, और 425 ड्राइवर जो हैं वो 466 मुसाफिर और 136 पैदल चलने वाले अफराद मुतासिर हुए हैं। ये मैंने आपको बताया कि कौन कौन कैसे कैसे मुतासिर हुआ। अच्छा, आदाद व शुमार से जाहिर ये भी होता है कि 222 ट्रैफिक हादसात की फ़ोन कॉल्स लाहौर कंट्रोल रूम में मौसूल भी हुई थी, और ये भी रिकॉर्ड जो है वो डेटा जो है रिकॉर्ड का हिस्सा है।
सूबाई दारुल हुकूमतों में 100 अगर हम बताएं कि 220 मुतासरीन जो हैं उनके साथ पहले मुल्तान, फिर 78 हादसात में 76 मुतासरीन के साथ दूसरे, और 72 फैसलाबाद हादसात में 76 मुतासरीन के साथ तीसरे नंबर पर रहा है। तो ये पंजाब के जो बड़े शहर हैं, ये हम उन सब के नंबर्स आपके लिए लेकर आए हैं कि 25 दिसंबर को एक दिन में 1101 जो है वो ट्रैफिक हादसात के वाक़यात सामने आए हैं। और ये बताती है कि हम किस तरह से सड़क पर गाड़ी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, और इसीलिए ऑल द मोर रीज़न कि हमें सख्त से सख्त ट्रैफिक कवानीन बनाने हैं, क्योंकि कई बार मेरी कोताही की वजह से आप नुकसान उठा जाएंगे और कई बार आपकी कोताही की वजह से दूसरे लोग जो हैं या मैं नुकसान उठाऊंगी। तो इसलिए हम सबको ज़िम्मेदार होना है, लेकिन जब तक हम में वो एहसास ज़िम्मेदारी पैदा नहीं हो जाता तब तक हुकाम को अपना काम और सख्ती से करना है, जुर्माने आयद करें, जो करना है करें, लोगों को सड़कों पर सेफ महफूज कराएं, ये आपकी अवलीन जिम्मेदारी है। और आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश क्वीन जो है हमारी मलका एलिज़ाबेथ, उन हमारी नहीं मतलब जिनकी है, हमारी तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी क्वीन नहीं रही है, अब वो उस तरह से वो एक हो जाता है कि हम आज़ाद हैं अब। लेकिन क्रिसमस की तकरीब के दौरान मलका बरतानिया जो हैं उनके महल में दाखिल होने वाला एक मुसल्लह शख्स जो है उसकी पहचान हो चुकी है। और मलका बरतानिया के जो शाही महल है विंडसर कासल में एक मुसल्लह शख्स ने उस वक्त घुसने की कोशिश की थी जब वहाँ पर क्रिसमस की तकरीब जारी थी और क्रिसमस मनाई जा रही थी बाकायदा तौर पर। ताहम मुसल्लह शख्स जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, जो भारतीय शहरी था। ये डिटेल्स उसके हवाले से सामने आई थी और बरतानवी पुलिस ने इस हवाले से एक वीडियो को तफ्तीश में शामिल किया है, जिसमें वो नौजवान शख्स जो है वो ख़ुद को सिख बताता है, सिख और भारतीय शहरी जाहिर करता है और कहता ये है कि वो 1919 में बरतानवी दौरे हुकूमत के दौरान भारत में सिखों के कत्लेआम का बदला लेना चाहता है। और ये वीडियो 19 साला मुसल्लह नौजवान के मलका बरतानिया के महल में गिरफ्तारी के 24 मिनट बाद सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स पर जो है डाली गई थी और ये वायरल हो गई थी। और उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार तो खैर इस शख्स को कर लिया था, लेकिन जहनी मरकज़ इस शख्स को भेज दिया गया है कि इसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है। तो ये तो दो हमने इंपॉर्टेंट खबरें आपको बताई कि वहाँ पर क्या हुआ और यहाँ पर क्या हुआ 25 दिसंबर के हवाले से। अब आपको नाजरीन कॉलों का सिलसिला, मैंने आपको क्या कहा था, फ़ोन के साथ जुड़ के बैठ जाएँ आप और कॉल्स हमें आप करना शुरू करें और बताएँ साथ साथ कि आप सर्दियों की छुट्टियों में अपने बच्चों को किस तरह से इंगेज रखते हैं, उनकी क्या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं जिससे उनकी लर्निंग हो, या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे उनका भरपूर सिर्फ एंटरटेनमेंट हो, अम्यूज़ हो वो, या इसके अलावा जो है हमारे ज़माने में हम सैर वैर पे जाया करते थे, पता नहीं सैर पे जाते थे नहीं जाते थे, लेकिन अपने दादी और नानी की तरफ जाने का हमें बड़ा होता था शौक़। तो हम तो खैर ज़्यादातर जो भी हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ या सर्दियों की छुट्टियाँ होती थी वो हम उन जगहों पर जाकर गुजारते थे कि जहाँ पर हमारे रिश्तेदार होते थे। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ हैं, ज़ईम इफ्तिखार साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? इस्लामाबाद से सर आप बात करें। हम बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, सर्दियों की छुट्टियाँ हो गई हैं आपके घर में बच्चों की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सर्दियाँ तो आ गई हैं, अब इसके साथ साथ बच्चों को छुट्टियाँ भी हो गई हैं। बच्चे तो हर घर में मौजूद होते हैं, आपको पता है, हर घर में बच्चे मौजूद होते हैं। बच्चों को छुट्टियां तो हो जाती हैं, लेकिन उनको छुट्टियों को यूटिलाइज करना अभी तक शायद हमें इस चीज़ का एहसास नहीं है कि बच्चों को छुट्टियों को किस तरह यूटिलाइज करना चाहिए। बच्चों की छुट्टियां जो होती हैं वो ज़ाया कर दी जाती हैं। तो आप क्या करते हैं बच्चों के साथ छुट्टियों में? मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मेरे तो बच्चे नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं, बताना आपने कहा हर घर में बच्चे होते हैं, तो आपके घर में बच्चे हैं? ऐसा ही है, बच्चे हर घर में मौजूद होते हैं। आपके घर में मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद हैं। तो वो जो बच्चे हैं, वो जो आपके घर में बच्चे मौजूद हैं, वो छुट्टियों में क्या करते हैं, या उनके पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं उनके साथ, बच्चों के साथ? कुछ चीज़ें हैं जो फॉर एग्जाम्पल अगर छुट्टियों में बच्चे होते हैं, पहले उनकी डिमांड होती है जी हमें कहीं घुमाने सैर तफरीह के लिए लेके जाएं। पहली डिमांड तो बच्चों की ये होती है। फिर इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये तो एक अच्छी चीज़ है कि बच्चों को सैर तफरीह करवानी चाहिए, क्योंकि पूरा साल बच्चे इस चीज़ में गुजर जाते हैं जी, सुबह उठें, स्कूल जाएं, शाम के टाइम ट्यूशन जाएं, और इसी तरह 8-9 बज जाते हैं और बच्चे सो जाते हैं। ये टफ रूटीन होती है। इसमें ये सैर तफरीह एक अच्छी चीज़ है, तारीखी मकामात की सैर करवानी चाहिए बच्चों को, ताकि वो उनको पता चले कि क्या चीज़ें हमारे
दौर में गुजरी हैं, तारीख में क्या चीज़ें गुजरी, इसके साथ साथ बच्चों को मुताला करवाना चाहिए निसाब के जो अलावा जो किताबें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हिस्से की बुक। बिल्कुल, ये दो आपके बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक, तारीखी मकामात पर ले जाएं, बच्चों को सैर कराएं, म्यूजियम्स हैं हमारे यहाँ, उधर ले जाएं, और दूसरा ये कि उनको पढ़ाएं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ज़हीम साहब, आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में कॉल की। और हमारे साथ हैं मिसेस रजिया अयाज साहब क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, हम बिल्कुल ठीक ठाक है। रजिया साहिबा, ये बताएं कि आपके घर में जो बच्चे हैं उनकी सर्दियों की छुट्टियां हो गई हैं? जी जी हो गई हैं, हमारी कोयटा में सर्दियों की छुट्टियां हो गई हैं। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। अच्छा, तो वो इनके साथ आपकी क्या एक्टिविटीज होती हैं सर्दियों की छुट्टियों में? बस एक्टिविटीज ये हैं कि बेटी जो मेरी स्केच बुक्स बनाने का बहुत शौक है, स्केचिंग करने का बहुत शौक है, तो आजकल जरा पढ़ाई से फारिग है तो वो सारा दिन स्केच बनाती है बहुत प्यारे प्यारे से, और अच्छा। मेरी हेल्प लेती है कि मम्मा आप मुझे बना कर दें, तो मैं भी उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। राइटिंग का उसको बहुत शौक है, इंग्लिश के छोटे छोटे ऐसे लिखती है छुट्टियों में। और बेटा जो उसके बोर्ड के पेपर होने वाले हैं, लेकिन उसको सैर का बहुत शौक है, वो कह रहा है मुझे घुमाने लेके जाए गवादर, तो वो प्लान कर रहे हैं कि उसे गवादर ले जाए। गवादर बड़ी खूबसूरत वैसे जगह है वाकई, ये तो बनता है, वैसे देखिए बनता है कोविड के 1-1.5-2 साल के बाद जहाँ पे लेके जाना चाहिए। जी हाँ, लेके जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, छुट्टियों में बच्चों को लेके जाना चाहिए, क्योंकि सारा साल बड़ी टफ रूटीन होती है बच्चों की, इतना घूमना फिरना नहीं होता, तो छुट्टियों में हमें ये होता है। और कोयटा वैसे भी थोड़ा सा बोरिंग शहर है ना, यहाँ इतनी एक्टिविटीज नहीं है बाहर निकलने के लिए, पार्क कम है और बाहर इतना नहीं बच्चे निकलते, तो फिर हम यहाँ से बाहर चले जाते हैं, इस्लामाबाद चले जाते हैं, मरी चले जाते हैं, इस्लामाबाद में सिस्टर्स रहती हैं उनके पास चले जाते हैं, पंजाब। बिल्कुल सही है, वो कजन्स की भी गैदरिंग हो जाती है, वो वाला सिलसिला भी होता है, की गैदरिंग हो जाती है, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं फिर। हाँ बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे रजिया साहिबा, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, इनका प्लान तो ये था कि ये बेटा जो है वो गवादर जाना चाहता है, तो गवादर बिल्कुल उसको लेके जाएं। और अगली कॉलर है हमारे साथ नुज़रत हनीफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, इस्लामाबाद से बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुज़रत कैसी हैं? आई एम फाइन। अच्छा, क्या कर रही थी नुज़रत? मैं अपनी आप बेबी का बात कर रही हैं। मेरा भी बेबी आया हुआ है कोयटा से, तो उनकी मतलब ट्रांसफर हुई है कोयटा से, तो अब छुट्टियां तो आया, तो मैं उसके साथ खूब इंजॉय कर रही हूँ। वो कैसे इंजॉय कर रही हैं? खेल रहा है, और फिर मैंने आपका प्रोग्राम देखा, मैंने कहा आपसे बात कराऊं, तो हाँ, कराएं जरूर आप बात करो, हेलो करो उनको। ये शफा आंटी, इनसे पहले भी मैंने बात की थी, जून दिनों में वो चल रहा था मैच। ये लो चलो। हेलो हेलो, नाम क्या है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, नाम तो बताए ना। ज़ारून। ज़ारून। ज़ारून, स्कूल जाते हैं आप? जी जाता हूँ। ज़ारून कौन सी क्लास में? 3 में है, तो ज़ारून इज अ बिग बॉय, ऐसा ही है जी। तो विश करना, मेरी फर्स्ट फैमिली को आ रही है। ज़ारून, नुज़रत आंटी डांटती तो नहीं है? नहीं। डांटती हैं तो बता दें आप, हम उनको डांटते हैं अभी, फिर बता सकते हैं आप। अच्छा ये बताएं ज़ारून के स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं आपकी? जी छुट्टियां हो गई। तो अब छुट्टियों में आप क्या करते हैं? कभी मैं पढ़ाई करता हूँ। तो छुट्टियों में भी पढ़ाई करते हैं? तो क्या फायदा हुआ फिर? स्कूल में क्या करेंगे? स्कूल में पढ़ाई कर लें, छुट्टियों में कुछ और करें। मेरे स्कूल में वो इतना ज्यादा काम देते हैं ना, हमने वो भी फिर हम वो कर लेते हैं कभी कभी। अच्छा, तो छुट्टियों में क्या करते हैं? कोई गेम्स खेलते हैं? कोयटा से आए हुए हैं आप इस्लामाबाद? मैं गेम्स खेलता हूँ, कभी खेलता हूँ। अच्छा, कौन सी गेम ज़ारून को पसंद है? फुटबॉल। फुटबॉल पसंद है। अच्छा, तो ठीक है ज़ारून, आप जाएं फुटबॉल खेलें, और नुज़रत आंटी को भी थोड़ी सी फुटबॉल सिखाएं, और आपसे हम फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉलर है जी हमारे साथ, वसीम साहब हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वसीम साहब कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ठीक हो वसीम, एज क्या है आपकी? जी? एज क्या है, कितनी उम्र है? 7 साल के हो, और कौन सी क्लास में हो? मैं प्रेप में हो। अच्छा, तो वसीम ये बताओ, स्कूल से छुट्टियां हैं? यस। स्कूल से छुट्टियां हैं, स्कूल अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता?
लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, और ये बताओ वसीम के दोस्त याद आ रहे हैं आजकल? स्कूल से छुट्टियां हैं तो स्कूल में जो फ्रेंड्स हैं आपके, बेस्ट फ्रेंड्स, वो याद आ रहे हैं? जी आ रहे हैं याद। और घर में क्या करते हो वसीम छुट्टियों में? खेलते हो? खेलते हो। अच्छा ये बताओ, कॉल आपको किसने मिला के दी? हमारे प्रोग्राम में कॉल किसने मिलाई है आपको? मेरे पापा ने। पापा ने मिलाई है, तो पापा से भी बात कराओ, हम पापा से भी जरा बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताएं, वसीम साहब की तो छुट्टियां हैं आजकल, तो वसीम साहब घर पे हैं। वसीम घर पे क्या करते हैं? आप उनको साथ सर्दियों की छुट्टियां कैसे जो है वो गुजारते हैं? चाइना बॉर्डर वगैरह ये से घूमने जाते हैं। अच्छा घूमने जाते हैं। तो अभी इस दफा का क्या प्लान है? कहाँ निकलना है आप लोगों ने? गाड़ी है ना हमारे पास, तो फिर छुट्टियों की जिसा गुजारते हैं। हाँ, तो इस दफा का कोई प्लान बना लिया है आप लोगों ने? जी। क्या बनाया है? कहाँ जाएंगे? अब चाइना बॉर्डर। अच्छा चाइना बॉर्डर जाएंगे। चाइना बॉर्डर तो अच्छी खासी ठंड होगी। बहुत ज्यादा ठंड होती है, पहले भी हम गए हैं। अच्छा पहले भी आप गए? अच्छा मैं नहीं गई चाइना बॉर्डर। हम जाएंगे चाइना बॉर्डर। मुझे बचपन में छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में अम्मी अब्बू चाइना बॉर्डर नहीं लेके गए, तो ये अब मेरा उनसे गिला है, ये ऑन एयर मैंने उनसे कर दिया है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में कॉल की। और हमारे साथ अगले कॉलर कौन है जी? अच्छा अभी अब हमारे साथ कॉल्स आ रही हैं। आपको मज़ीद हम ज़रा स्टोरीज़ की तरफ लेके चलते हैं और बताते हैं एक बड़ी अनोखी सर्जरी हुई है नाजरीन। और वो सर्जरी जो है वो सर्जरी हुई है उस एक बच्चे की जो कि अभी माँ के पेट के अंदर है। अमेरिकी रियासत है जी ओहायो, उसके क्लीवलैंड जो मेडिकल सेंटर है वहाँ पर डॉक्टर्स ने एक नहायत ही पेचीदा सर्जरी अंजाम दी है और कामयाब सर्जरी हुई है जिसमें माँ के पेट में मौजूद जो बच्चा है उसके दिल में ट्यूमर था और उसके दिल से ट्यूमर कामयाबी से हटाया गया है, निकाल लिया गया है। इस ट्यूमर से बच्चे की ज़िंदगी को शदीद खतरा लाहक था और डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि अगर इसको ना निकाला गया किसी तरह तो ये बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा सर्जरी जो है बाकी टीम के साथ साथ सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाले कार्डियोवैस्कुलर सर्जन थे हानी नजम, उन्होंने अंजाम दी है और बच्चे के दिल में जो है वो ट्यूमर बच्चे के दिल से निकाला है डॉक्टर नजम ने। और ये बच्चा अभी सिर्फ 25 जिसको कहते हैं हफ्तों का था और अस्पताल की जानिब से इस ऑपरेशन की वीडियो भी जारी की गई है। सब बड़े ही खुश थे। ये अपनी नौयत का दुनिया का पहला और मुनफरद तरीन ऑपरेशन जो है इसको कहा जा रहा है और अल्लाह करे कि ये बच्चा जो है वो सेहतयाब ज़िंदगी गुजारे, एक सेहत के साथ इसकी वालिदा भी हों और ये बच्चा भी हो। और एक आखिरी खबर आपको नाजरीन सुनाते हैं, उसके बाद हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। और वो खबर ये है कि अमेरिकी रियासत है जी न्यू हैम्पशायर, उसमें मुकीम 2 भाई हैं रायन और एरिक वॉसन। इन दोनों भाइयों ने एक अजीब सा रिकॉर्ड बनाया हुआ है और ये रिकॉर्ड इनसे बाई चांस बन गया। गुज़िश्ता 3 दहाइयों से ये एक ही जो कैंडी है, एक ही टॉफ़ी है, वो एक दूसरे को बतौर तोहफ़ा दे रहे हैं। ये सिलसिला 1987 में शुरू हुआ था और ये उस वक्त शुरू हुआ था जब रायन वॉसन ने क्रिसमस के लिए मजाक के तौर पर अपने दूसरे भाई एरिक वॉसन को मुख्तलिफ फलों के जायकों के साथ एक 10 रोल जिसको हम वहाँ पर वो कहते हैं फ्रैंकफर्ट सेंटा कैंडी जो है वो दी थी और उसके साथ जो है और वो सेंटा कैंडी बुक दी थी। बेसिकली उसका ख्याल ये था कि एरिक को ये पसंद नहीं आएगा, तो वो तो बेसिकली अपने भाई को तंग कर रहा था, लेकिन एरिक ने जब ये टॉफ़ी चक्की खाई तो ये एरिक को ये पसंद आई और अगले बरस फिर रायन वॉसन को वो बतौर तोहफ़ा पेश कर दी एरिक ने। तो इसी तरह ये एक दूसरे को जो है यही कैंडी सेंटा बुक ऑफ कैंडी जो है वो दे रहे हैं सेंटास बुक ऑफ कैंडी, और ये 3 दहाइयों से ये एक दूसरे को यही तोहफ़ा दे रहे हैं क्रिसमस पे। तो इन भाइयों को भी कोई भाई इनको बाज़ार ले जाओ, इनको दिखाओ कि बाज़ार में और भी बड़ी वैरायटी मौजूद है, मार्केट्स भरी पड़ी हैं चीज़ों से, तो बस करें क्या हो गया। लेकिन ये है कि रिकॉर्ड इनका, इन्होंने जो चीज़ अचीव करनी थी कि इनका ख़बरों में जिक्र हो रहा है, लोग इनके बारे में बात करें, वो चीज़ इन्होंने जो है वो अचीव कर ली है। तो ये आज की नाज़रीन हमारी टॉप स्टोरीज़ थी जो हम आपके लिए लेकर आए। इसके बाद प्रोग्राम में बहुत कुछ शामिल करेंगे, लेकिन अब हमें लेना है एक छोटा सा वक्फे के बाद आपसे करते हैं दोबारा मुलाकात।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, कदर ना की जाए तो छिन जाता है, चाहे वो रिज्क हो या मोहब्बत हो, या शायद हमारी ये आदत है कि हम किसी चीज़ की उस वक्त तक कदर नहीं करते जब तक कि वो हमारे पास होती है। जब वो हमसे छिन जाती है तो फिर हमें उसके जाने का दुख और एहसास होता है। 29 सालों से पाकिस्तान की झोली ओलंपिक मेडल्स के लिए तरस रही है, बेसिकली खाली है। और पाकिस्तान ने आखिरी ओलंपिक मेडल जो है वो 1992 में हॉकी के मैदान में जीता था। और हर 4 साल बाद जब भी ओलंपिक्स की जो गेम्स हैं उनका इनेकाद किया जाता है तो हमें याद आता है कि पिछले कितने सालों से हमने कोई मेडल नहीं जीता। मगर क्यों नहीं जीता और जीतने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये तो कोई सोचता है या नहीं सोचता, इसके बारे में मैं कुछ बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन इसकी वजह हमारी अपनी बेकदरी भी है। हम कदर नहीं करते उस टैलेंट की जो हमारे दरमियान मौजूद है। हम उनको सराहते नहीं हैं, हम उनको सामने नहीं लाते दुनिया के। और वो चीज़ जब वो नेमत हमसे जब छिन जाती है तो फिर हमें ख्याल आता है कि अरे ये हीरो भी हमारे दरमियान मौजूद था। कराची के मद्रास चौक पर मार्शल आर्ट्स के वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद अमार आइसक्रीम बेच रहे हैं और ये उनका कारोबार है बेसिकली। और आइसक्रीम जूस कॉर्नर है उनका, हेल्दी ब्लेंड उनका नाम है। आप लोग बहुत सारे जाकर वहाँ पर इनकी आइसक्रीम खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। इन्होंने एशियन जिजित्सु और वर्ल्ड जिजित्सु चैंपियनशिप्स में मतलब सिल्वर मेडल्स, गोल्ड मेडल्स, इतने मेडल्स हैं। हमारे पास पूरी लिस्ट थी। हमने कहा मैं बताऊंगी, कोई गलती ऊंच नीच हो गई तो फिर माइंड कर जाएंगे, इसलिए हमारे साथ मोहम्मद अमार साहब मौजूद हैं। हम उन्हीं से पहले जानेंगे कि इनके मेडल्स कौन कौन से हैं और किस किस गेम में इन्होंने क्या क्या कुछ जीता है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अमार साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अमार साहब। पहले तो आप ये बताएं, लोगों को भी बताएं और हमें भी ज़रा क्लैरिटी दें कि आप मार्शल आर्ट्स के ऐसे ज़बरदस्त एक्सपर्ट हैं, चैंपियन है बेसिकली, वर्ल्ड चैंपियन। तो आपके कौन कौन से मेडल्स जो हैं वो आपने कौन कौन सी गेम्स में जीते हैं, ये ज़रा बताएं। अच्छा, मैंने अपना कैरियर जो है इंटरनेशनल कैरियर मैंने स्टार्ट किया था 2009 में। मैंने फ़र्स्ट टाइम एशियन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया है 2009 में उज़्बेकिस्तान में। वहाँ पे मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद फिर 2010 में एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल, फिर 2012 में गोल्ड मेडल एशियन चैम्पियनशिप में। फिर उसके बाद 2014 में मैंने एशियन बीच गेम्स में मैंने गोल्ड मेडल जीता था। और उसके बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया था, जुजित्सु वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जो कि थाईलैंड में मुनक़िद थी। उसमें मैंने पाकिस्तान की तरफ से सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद मैंने पाकिस्तान की तरफ से क्वालिफ़ाई किया वर्ल्ड गेम्स के लिए 2017 में। अभी रिसेंटली मैंने 2021 में, अभी 1 महीने पहले मैंने एशिया में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आया हूँ मैं अबू धाबी से। और ये मेरी वैसे मेडल्स तो मेरे पास और भी बहुत सारे हैं जिनकी लिस्ट में मैंने आपको वैसे फॉरवर्ड भी कर दी थी, लेकिन ये है कि अभी मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि वो इतनी बड़ी लिस्ट है कि उसको आप खुद भी भूल गए, भी काफ़ी टाइम हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं टोटल अंदाजे के मुताबिक आपके पास कितने मेडल्स होंगे, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज सब मिला के? मेरे पास टोटल इंटरनेशनल मेडल वो तकरीबन 20 के करीब हैं और डोमेस्टिक लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो मेडल्स हैं वो ऑलमोस्ट 30-40 मेडल्स होंगे ऑलमोस्ट टोटल। मैं इनको टोटल काउंट करूँ तो वो 50-60 के करीब जो है ना मेरे पास मेडल्स हैं, जो कि मैंने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल इवेंट्स में मैंने जीते हैं। क्या बात है। तो अच्छा ये बताएं, अब आते हैं आपकी ट्रेनिंग की तरफ और ज़रा आपकी लाइफ जर्नी के बारे में बताइए कि कब आपने ये मार्शल आर्ट्स की तरफ रुजू किया था और किस तरह से आपने इसकी ट्रेनिंग हासिल की और मुश्किलात उस ट्रेनिंग हासिल करने में आपको क्या क्या आई, ज़रा पहले ये बताइए। मैंने 2004 में मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया था और फिर वहाँ से मेरे कोचेस को लगा कि इसमें टैलेंट है, इसमें आगे बढ़ने की जुस्तजू है और ये आगे बढ़ सकता है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया। मेरे कोच हैं, मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा यहाँ पे, तारिक अली हैं, जिन्होंने मुझे इस अचीवमेंट पे, इस यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। और उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है एज अ कोच, उन्होंने अपना पूरा फ़र्ज़ निभाया है। अब मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ और ये जो लाइफ जर्नी है इसको जाहिर है ये इतना आसान तो नहीं है कि आपने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल ले लिया, एशियन गेम्स में, एशियन बीच गेम्स में मेडल ले लिया। ये इतना आसान नहीं होता है कि आपने जो है रातों रात जो है ये मेडल आप अचीव कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत स्ट्रगलिंग है, बहुत मेहनत है, डेडिकेशन है, जो कि मैंने अपनी लाइफ को दी है, मैंने इन मेडल्स को दी है, अपने स्पोर्ट्स को दी है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने काफ़ी स्ट्रगल की है, यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ फिर यहाँ तक।
क्या बात है। आधा दर्जन कह रही हूँ, हाफ सेंचुरी तो आपकी मेडल्स की है भाई, ये तो तय है। अच्छा ये बताएं अमार साहब कि जिजित्सु से और मार्शल आर्ट से आपका जो ट्रैक था वो इस तरफ कैसे आया, जूस कॉर्नर की तरफ, आइसक्रीम कॉर्नर की तरफ, ये इसका आगाज़ कैसे हुआ और क्या वजह बनी कि आपने इसी बिजनेस को अपने लिए चुना? अच्छा, बेसिकली पाकिस्तान में जो है स्पोर्ट्स के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ जॉब या फिर साइड बिजनेस आपको इसलिए करना पड़ता है क्योंकि स्पोर्ट्स में क्रिकेट के अलावा आपको स्पोर्ट्स में इतनी ज़्यादा रिकग्निशन, इतनी ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जो कि मिलनी चाहिए स्पोर्ट्समैन को। अगर हमारे स्पोर्ट्समैन को इतनी रिकग्निशन मिल जाए, इतनी फैसिलिटीज़ मिल जाएं कि वो अपना फाइनेंशियली तौर पे अपनी फैमिली की तरफ से बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, तो वो बहुत और भी ज़्यादा अचीवमेंट दे सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। बिल्कुल ओलंपिक में क्यों नहीं मेडल लेकर आ रहे, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया था कि 29 ईयर्स से हम जो है ओलंपिक में कोई मेडल नहीं लेकर आ रहे। इवन कि हमारी पार्टिसिपेशन जो होती है वो वाइल्ड कार्ड पे होती है हमारी पार्टिसिपेशन। तो वो क्यों होती है, उसकी क्या वजह है? वो यही वजह है कि हम अपने स्पोर्ट्समैन को उतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं दे पा रहे उनकी ट्रेनिंग के लिए। उनके फैमिली उनकी जो है वो उन पर डिपेंडेंट होती है। हर बंदे की फैमिली जो है वो उस पर डिपेंड होती है, उसको उसके लिए भी कमाना है, अपने लिए भी कमाना है। तो ऐसा आसान नहीं होता है कि आपने जो है वो सिर्फ स्पोर्ट्स करके आप अपनी फैमिली का गुजारा चला सकें। तो उसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ बिजनेस करना पड़ता है, कोई जॉब करनी पड़ती है। तो आपका जो ये बिजनेस है, इसका आइडिया कैसे शुरू हुआ और इससे आपकी कितनी आमदनी हो जाती है? बिज़नेस का आइडिया तो मेरे पास इसी तरह से आया था कि मैं कुछ ना कुछ तो मुझे करना था। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी नज़र आई आइसक्रीम शॉप की। मैंने ये अपनी अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट की और मैंने इसको काम को शुरू किया। और उसके वजह बेसिकली यही थी कि मैं इस अपॉर्चुनिटी से, इस बिज़नेस से मैं अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर करूं और मैं इंटरनेशनल इवेंट्स में मैं अभी ये मेरे पास मेडल्स हैं जो कि मैं जीत कर आया हुआ हूँ। ये मेरे मेडल्स हैं। हाँ, और मैं चाहता हूं कि मैं और भी अपने आप को स्पॉन्सर करके आगे और भी मेडल्स लेकर आऊं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नाम दूसरे मुल्कों में रोशन करूं। लेकिन उसके लिए मुझे जाहिर है अपने आप को स्पॉन्सर करना है, अपनी फैमिली को भी चलाना है। तो उसके लिए मुझे बिजनेस बहुत ज़रूरी था मेरा करना। तो आप अभी तक के जितने भी चैंपियनशिप्स में आप गए हैं बैरून मुल्क, आपने अभी तक जितनी भी चैंपियनशिप्स जो हैं उनमें हिस्सा लिया है, वो तमाम आपकी अपनी फाइनेंसेस इन्वॉल्व थे उसमें, या कभी हुकूमत ने या किसी और हमारे स्पोर्ट्स के किसी इदारे ने कभी आपकी माली मुआवनत की है, या अभी तक सिर्फ आपका अपना सरमाया था जो आपने इस पर लगाया? नहीं, बिल्कुल हुकूमत की तरफ से भी सपोर्ट होती है। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जो है ना वो हमें सपोर्ट करता है। अच्छा। हमें भेजता है, जैसे कि एशियन बीच गेम्स हो गए, एशियन इंडोर गेम्स हो गए, यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से जो है वो पूरा कंटीजेंट जाता है जो कि फुली स्पॉन्सर्ड होता है। लेकिन उसके अलावा भी हमें अपने आप को स्पोर्ट्स में इन रखने के लिए पार्टिसिपेशन की रिक्वायर्ड होती है, ट्रेनिंग कैंप्स की रिक्वायर्ड होती है जो कि हमें चाहिए होती है, इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप्स, इंटरनेशनल कोचेस, जिसकी वजह से हम अपना नाम जो है, अपना आप जो है अपनी पोजीशन उसको आपको बरकरार रखने के लिए आपको इन रहना है, आपको पार्टिसिपेट करते रहना है, आपको ट्रेनिंग कैंप्स जो है वो अटेंड करते रहना है। आपने एक साल भी आपने इन ट्रेनिंग कैंप्स को, पार्टिसिपेशन को छोड़ा, आप पीछे होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल तो सही है। इसके लिए हमें ज़रूरत होती है कि हम जो है ना आगे बढ़ें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें इवेंट्स में, अपनी रैंकिंग जो है उसको बरकरार रखने के लिए। तो अमार साहब, अब आगे कौन से चैंपियनशिप्स आ रहे हैं जो आपकी पाइपलाइन में मौजूद हैं, जिनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए कब आपको जाना होगा? अभी 2022 में मेरे एशियन इंडोर गेम्स हैं, एशियन बीच गेम्स हैं और एशियन मार्शल आर्ट एशियन गेम्स हैं। उसमें मेरी पार्टिसिपेशन है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान के लिए और भी इसी तरीके से मेडल लेकर आऊँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मोहम्मद अमार साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। और नाजरीन, यही वो टैलेंट है जो खामोशी से अपना काम करता रहता है, सिर्फ मुल्क का परचम किसी और जगह जाकर, किसी चैंपियनशिप में, किसी मुकाबले में जाकर बुलंद करने के लिए। वो किसी किस्म की चीज़ नहीं मांगते, वो कोई पजीराई नहीं मांगते, लेकिन हाँ वो इतना ज़रूर मांगते हैं कि उनकी इस मकसद में, इस कॉज में सपोर्ट की जाए। और बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो कम अज़ कम इनका सपोर्ट इनकी कर रहा है, वो फुली फंडेड इनको चैम्पियनशिप्स के मुकाबलों में भेजता
है, तो वेल डन जी। और इसी तरह काम करते रहिए, हमारे टैलेंट को आप आगे दुनिया तक फैलाते रहिए, लेके जाते रहिए। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ महंगाई की, मईशत की, 2021 और 2022, कैसा था 2021 और कैसा होगा 2022, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। जिस तरह से मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि हम मईशत पे बात करेंगे। साल 2021 अपने अख्तिताम को है। ये साल कैसा गुजरा, हर शख्स के तजर्बात मुख्तलिफ हैं, किसी का बहुत अच्छा गुजरा, किसी का बहुत बुरा गुजरा, मगर पाकिस्तानी हुकूमत के लिए इस साल भी सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो मईशत का ही था। और कोरोना वायरस ने तरक्की याफ्ता बड़े बड़े ममालिक की को मतलब उनको लेकर तरक्की पजीर कौमों तक सबको ही कोविड ने मुतासर किया। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो कोरोना की वजह से पैदाशुदा मुआशी सूरत हाल से मुतासर ना हुआ। अब हुकूमत ने इस साल दावा किया था कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो रवां बरस पहले से कई की गई पेशगोइयों से ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करेगी। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने अक्टूबर के महीने में अपनी रिपोर्ट वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक में इस साल पाकिस्तानी मईशत की शरह नमू 4% रहने का कहा था, और साथ ही IMF ने पाकिस्तान को एशिया की उभरती हुई मईशतों में भी शामिल किया था। अब बहुत सारी रिपोर्ट्स पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बड़ी मस्बत आई, लेकिन अब आजकल जो शोर चल रहा है, शोर उठा हुआ है पाकिस्तान में, वो है जी मिनी बजट के हवाले से और महंगाई के हवाले से। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि 2-4 माह में महंगाई को हम कंट्रोल कर लेंगे। तो 2-4 माह में नया साल शुरू हो जाएगा, जाहिर है। तो क्या नए साल में महंगाई कंट्रोल्ड होगी, और जो साल गुजर जाएगा अब चंद ही दिनों में, उसमें पाकिस्तान की मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, मेजर खबरें क्या रही हैं और कैसी मईशत रही है, इस पर हम बात करेंगे। माहिर मुआशियात मीर मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम अस्सलाम शिफा। बहुत शुक्रिया सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आपकी चेहरे की मुस्कुराहट देख के तो लग रहा है कि आपके जवाब बड़े लोगों को तसल्ली बख्श और इत्मीनान बख्श होंगे। ये बताइए कि 2021 मेजर इकोनॉमिक जो हैपनिंग्स हैं, मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स पाकिस्तान के हवाले से या दुनिया के हवाले से, वो क्या क्या आपने देखी हैं जिससे कि दुनिया या पाकिस्तान मुतासिर हुआ? लेकिन बहुत सी चीज़ें हुई हैं, मतलब सब में बड़ी चीज़ तो कोरोना ही थी। कोरोना आ रहा था, कोरोना जा रहा था, नए वेरिएंट्स आ रहे थे, कमोडिटीज़ की प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ गई, सप्लाई चेन में एक इतना बड़ा क्लॉग आया कि पिछले 100 साल में इतना बड़ा क्लॉग नहीं आया होगा सप्लाई चेन के अंदर। शिप्स की प्राइसेस, शिपिंग की प्राइसेस 500% से 1500% तक ऊपर चली गई। पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन आया, हर जगह सेंट्रल बैंक्स ने इंटरवीन किया मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए। बहुत सारी चीजें हुई हैं शिफा, मतलब अजीब सा साल गुजरा, अजीब सा साल गुजरा, बिल्कुल। तो अब ये बताएं कि जो डॉलर था उसकी बड़ी उतार चढ़ाव रहा पाकिस्तान में, फिर साथ पेट्रोल था, फिर सर्दियां आ गई तो गैस की शॉर्टेज थी। इन तीनों चीज़ों को आप किस तरह अगर हम कंपार्टमेंटलाइज करके देखें कि भाई महंगाई डॉलर की वजह से भी हुई, कमोडिटी प्राइसेस की वजह से भी हुई, सप्लाई चेन के इंटरप्शन की वजह से भी हुई, तो अब इस साल में जो महंगाई रही 2022 में आपका क्या ख्याल है? ये बेहतर हो जाएगी? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सेड कि 4-5 महीनों तक हम इसको काबू में कर देंगे। देखिए, इमरान खान 4-5 महीने में काबू में अकेले तो नहीं कर सकते अनलेस के पूरी दुनिया की चीज़ें इन लाइन हो, मतलब सप्लाई चेन सही हो, कमोडिटीज़ की प्राइसेस सही हो वो रही हैं। और 2 मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने वॉल स्ट्रीट पे ये कहा है कि स्टार्टिंग फरवरी, एंड ऑफ फरवरी एंड स्टार्टिंग मार्च, कमोडिटी प्राइसेस विल सी अ डिक्लाइन and inflation will start to come under control. देखिए, हम डॉलर बेस्ड इकोनॉमी नहीं है, मगर डॉलर बेस्ड और पाउंड बेस्ड इकोनॉमीज में भी 40 साल की महंगाई रही है। वहाँ की जो कौम है उनकी थोड़ी सी बाइंग पावर ज़्यादा होती है। उनके यहाँ इतनी पॉवर्टी नहीं है, उनके यहाँ $3 से नीचे रहने वाले लोग नहीं हैं पर डे। हमारे यहाँ ये बहुत ज़ोर की हिट करती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारे यहाँ मईशत की इतनी समझ लोगों में नहीं है और ना ही होनी चाहिए। एक आम आदमी को ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को वो समझे। टू बी वेरी फेयर, उसको खाना नहीं मिल रहा, उसका खाना महंगाई में मिल रहा है। जो जिन पैसों में वो 3 वक्त का खाता था वो 1.5 वक्त का खा रहा है, तो जाहिर है वो तो चीखेगा। उसको तो कोई
ना फिस्कल पॉलिसी से कोई लेना देना है, ना मॉनेटरी पॉलिसी से, ना जीडीपी से, ना फॉरेन रिजर्व से, ना किसी चीज से। तो हमारे यहाँ जो हमारे भाई बहन चीखते हैं, उनका चीखना बनता है, ये नहीं है कि वो गलत चीख रहे हैं। आई मीन वन हैज टू बी वेरी इनसेंसिटिव टू टेक अ पॉलिटिकल स्टैंड अगेंस्ट दिस कि जी कोई बात नहीं, पूरी दुनिया में महंगाई है, मगर पूरी दुनिया में क़ुव्वत खरीद बहुत ज्यादा है। तो उस लिहाज से, और उनकी इनकम बहुत ज्यादा है, एवरेज अगर आप इनकम देखें। जी बिल्कुल। आप फर्ज कीजिए अंडों की प्राइस मुझे पता है $1 से $1.15 से $3.5 पे चली गई। चलो $3.5 भी क़ुव्वत खरीद ही में है ना। ऐसा तो नहीं ना कि $1 से $600 पे चली गई, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। जी जी सही है। मगर पाकिस्तान में तो प्राइसेस उसी तरीके से ऊपर गई है ना। पाकिस्तान में प्राइसेस, हमें देखिए, हमें सब में पहले ना अपने 70 साल की पॉलिसी को एक रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि इससे बड़ी वेकअप कॉल हमारे लिए कोई नहीं थी शिफा। सही है। वेकअप कॉल ये है कि हमारी सारी पॉलिसीज जो हैं वो शेकी ग्राउंड्स पर है। हम इंपोर्ट करते हैं खाने की चीजें, एंड वी आर एन एग्रीकल्चरल। जी बिल्कुल। दालें हम बाहर से मंगाते हैं, दालें हम बाहर से मंगाते हैं। अंगूर $114 मिलियन के हमने अंगूर मंगाए थे, तो मेरी समझ से बाहर है वो कौन से अंगूर थे। तो बिल्कुल सही है। अच्छा मकसद ये है, ठीक है कि हमें वो रिवाइज करनी होगी, लेकिन इस गवर्नमेंट को कितना ये कामयाब हुए हैं उन पॉलिसीज को रिवाइज करने में, क्योंकि इनकी पॉलिसीज पिछले वालों से डिफरेंट होती हैं। तभी वो लोग सारे शोर मचा रहे हैं कि देखो अब मिनी बजट भी आ रहा है, मिनी बजट आएगा तो महंगाई हो जाएगी, मिनी बजट देखो IMF के सामने नेगोशिएट नहीं कर सके। तो इन चीखों को आप कितना सीरियसली लेंगे और इनको आप कितना जस्टिफाइबल कहेंगे कि ये भी सही है बात जो कर रही है ऑपोजिशन? मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, इवन दो आई वोटेड फॉर इमरान खान, मगर जो सच बात है वो सच बात है। देखिए, मैं जस्टिफाई इसलिए नहीं कर सकता कि IMF के पास जब आप जाते हैं तो IMF ने आपको नहीं बुलाया होता है। आप अपनी मईशत की ऐसी की तैसी करने के बाद उनके पास जाते हैं कि मईशत की ऐसी की तैसी हो गई है, प्लीज पैसे दे दीजिए हम चला सके। तो वो तो बनिए हैं, आप IMF कहिए या बनिया कहिए, वो तो बनिए हैं। तो बनिया तो अपने पैसे को सिक्योर करेगा, जिस उसको हमारे से क्या प्यार है, कोई लगाव नहीं है। तो ही इज अ लेंडर, दे आर अ लेंडर, एंड अ लेंडर विल ऑलवेज सिक्योर देमसेल्फ। दूसरी चीज मुझे नहीं अच्छी लगी, जो मैं ओपनली कहूंगा, कि IMF से नेगोशिएशन करने से पहले IMF को डराया नहीं जाता। अच्छा, इन्होंने डराया है। शौकत तरीन साहब ने कहा था जब वो आए थे कि हमने IMF से बिल्कुल गलत तरीके से नेगोशिएशन की थी और हमें दोबारा वापस जाके उनसे रीनेगोशिएशन करनी है। ठीक है, मैं उनकी बात से एग्री करता हूं, मगर ये कहने की जरूरत नहीं है ओपनली। चंद बातें आप पॉलिटिकल बयानात से दूर रखते हैं। आप पहले ही से, जिससे आप ये कौन सी नेगोशिएशन है कि जिससे आप नेगोशिएशन करने जा रहे हैं, उसको पहले ही बता रहे हैं कि आई एम गोइंग टू टेक एन एग्रेसिव स्टैंड। ये नेगोशिएशन की जीरो स्ट्रैटेजी होती है, आप कभी नहीं बताते, खुसूसन IMF जैसे को। तो अब क्या हुआ, जाके आ गए, कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया अगेंस्ट हिम। मगर सही है, in the love of this country, as a person with 30 years of experience, I've dealt with IMF, I've dealt with World Bank, I know how these things are done. वो तो मुझसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है। ये तो ऐसी चीजें नहीं की जाती। तो मीर साहब, अब सर्दियों का एक और भी बड़ा शोर है और वो भी चीखें हैं लोगों की गैस की। गैस हमारे यहाँ रिजर्व जो हैं वो डिप्लीट कर रहे हैं, उस किस्म का बड़ा जो ज़ख़ीरा है वो हमें मिला नहीं अभी तक। ये आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? गैस की प्राइसेस वैसे तो UK में मतलब रिकॉर्ड तोड़ हद तक बढ़ चुकी हैं, जर्मनी आप देखें, US देखें, तो यहाँ पर फिर लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि गैस ही कम है, तो जब कम है तो मिलेगी कैसे? देखिए, हमारे साथ तो डबल वैमी हुई है ना। हमारे साथ तो ये है कि हम बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम 50 साल से गैस का ऐसे जैसे कभी ख़त्म ही नहीं होगा। नंबर 1, गैस मैनेजमेंट हमारी सही नहीं रही है 70 साल से, 50 साल से। और उसके बाद ये जो कोरोना हुआ, इसमें तो आप ईस्टर्न यूरोप का हाल देखें तो अल्लाह की पनाह, जिस तरीके से आप जर्मनी के, वो तो वेस्टर्न यूरोप हो जाते हैं, ईस्टर्न यूरोप में आप देखें, जो जहां से गैस निकल के वेस्टर्न यूरोप में जाती है, वहां खुद फुकदान हो गया है गैस का। तो ये तो खैर ये भी ठीक हो जाएगा अब, ठीक है। और मेरे ख्याल में हमाद अजहर इज डूइंग अ गुड जॉब
तो ये तो सही हो जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, क्विकली 2022 फॉर पाकिस्तानी इकोनॉमी, हाउ डू यू लुक एट इट? डॉलर रेट, ग्रोथ रेट वगैरह वगैरह, हर किस्म के रेट। टेस्टिंग टाइम्स, आई कैन नॉट लाई, टेस्टिंग टाइम्स ऐसे कि देखिए इस वक्त तो ग्रोथ से ज्यादा सस्टेनेंस का प्रॉब्लम है हमें। ग्रोथ तो उस वक्त देखी जाती है जब मरीज अस्पताल से निकल के सेहतियाब होकर ट्रैक पे आ जाए। हम तो आईसीयू से निकल के अब रूम में शिफ्ट हो गए हैं, अभी तक रिकवरी रूम में है सर। ऑपरेशन थिएटर से निकल के रिकवरी रूम में है, अभी रूम में नहीं गए। एब्सोल्युटली, रिकवरी चले, रिकवरी रूम में है, अभी तक रेगुलर रूम में भी नहीं गए। तो मेरे ख्याल में हमें सस्टेनेंस की बात करनी चाहिए, ग्रोथ की बात तो करनी ही नहीं चाहिए इस वक्त। जो जितनी भी हमारी थोड़ी बहुत ग्रोथ रही है उसी को सस्टेन करना जरूरी है, महंगाई को कंट्रोल करना जरूरी है, फिस्कल पॉलिसी को सही करना जरूरी, मैनेजमेंट को सही करना जरूरी है। कैपिटल मार्केट्स की तरफ हमने अपना तो थोड़ा सा टाइम देना है, पॉलिसीज बनानी है। एक्सपोर्ट तो थोड़ी थोड़ी बेहतर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सिल्वर लाइनिंग ये रही है इस कोरोना के दौरान कि हमारी एक्सपोर्ट्स ने सस्टेन किया, अगर वो नहीं करती। दूसरा, रोशन डिजिटल अकाउंट की वजह से बहुत चीज़ें बेहतर हुई हैं, वरना हमारे रिजर्व्स तो डिप्लीट हो चुके होते। प्लस पनागाहें बनी हैं, दूसरी चीज़ें हैं, एहसास प्रोग्राम इज़ डूइंग रियली रियली वेल, और ये जो हेल्थ कार्ड आ गया है, इससे बहुत सारी चीजें हो क्या गया शिफा इस वक्त कि इतनी उदासी फैल चुकी है महंगाई की वजह से कि एक आम आदमी अच्छी चीज को देख ही नहीं सक रहा है, और उसके ऊपर ऑपोजिशन जो है उसको खेलती है। जाहिर है ऑपोजिशन का तो काम ही यही है, दुनिया की कोई भी ऑपोजिशन हो हमारी थोड़ी सी ज्यादा अनयूजुअल है। तो इंशाल्लाह आई थिंक without giving any growth predictions, I think sustenance should be our first priority in 2022. बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मीर मोहम्मद अली खान साहब। नाजरीन, उनका फाइनल गिव अवे मैसेज ये था कि सस्टेनेंस जो है वो होनी चाहिए। ग्रोथ की बात हम बाद में करेंगे जब हम रिकवरी रूम से प्रॉपर रूम में शिफ्ट हो जाएंगे उसके बाद। नाजरीन, आपको लाहौर की तरफ लेकर चलते हैं, और लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन आया, और जब कोर्ट्स काम नहीं कर रही होती, हम उनको जब क्रिटिसाइज़ करते हैं तो वो भी एक राइट तरीके से होता है, और जब काम कर रहे होते हैं तो उन फैसलों को भी आपके सामने लाना चाहिए कि अदालतों में क्या हो रहा है, किस किस्म के फैसले हो रहे हैं और क्या काम हो रहा है। तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आया है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लाहौर से हमारे नुमाइंदे शाकिर रवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाकिर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी शाकिर साहब, ये बताइए कि ये जो फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट का, ये केस क्या था? थोड़ा सा पहले उस केस के बारे में बताइएगा और फिर फैसले की भी ज़रा एक्सप्लेनेशन दीजिएगा कि फैसला क्या आया है। जी बिल्कुल शिफा, ये केस कुछ इस तरह है कि एक अरबपति ख़ानदान है फैसलाबाद में, जिसमें वालिद ने दरख्वास्त दी डीसी फैसलाबाद को कि उसका बेटा उसे घर में नहीं रहने दे रहा, जिस पर उसके बेटे को जब बुलाया गया डीसी फैसलाबाद के पास तो ये बताया गया कि इनका सिविल कोर्ट में एक मैटर चल रहा है, जिस पर डीसी फैसलाबाद ने ये फ़ैसला बेटे के हक़ में दिया, और उसके ख़िलाफ़ फिर बाप जो है वो सेशन कोर्ट में गया और उसने वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस 2021 को बुनियाद बनाकर जब दरख्वास्त दायर की तो सेशन अदालत ने वालिद के हक़ में ये फ़ैसला दिया, और फिर जो बेटा था वो लाहौर हाई कोर्ट आया और लाहौर हाई कोर्ट ने केस वापस रिमांड किया है डीसी फैसलाबाद को। लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से शाकिर साहब जो फैसला आया है, जो अपडेट है वो आपसे हम लेते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा नाजरीन, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, लाहौर से हमारे नुमाइंदे शाकिर रवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से बात हो रही है। तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 के हवाले से जो फैसला आया है उस पर बात हो रही है। जी शाकिर साहब, तो अब ये बताइए कि लाहौर हाई कोर्ट की जो कार्रवाई है उसके बारे में ज़रा आगाह कीजिएगा कि वो कैसे हुई और उसका क्या फैसला आया सामने। जी बिल्कुल शिफा, जब ये मामला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पहुंचा तो जस्टिस अली बाकिर नजफ़ी के रूबरू ये दरख्वास्त लगी, और जो बेटा था उसने अपने वालिद के ख़िलाफ़ जो है ये दरख्वास्त दायर की थी, और उसमें उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जो सेशन अदालत ने फ़ैसला दिया वो हक़ाइक़ के बरक्स दिया, जबकि उनका जो मामला है वो सिविल अदालत में
पेंडिंग है। अदालत ने दोनों फरीकैन के जब दलाइल सुने और उसके बाद अदालत ने जो फैसला दिया, उस फैसले में अदालत ने ये कहा कि जो पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2021 है उसके मुताबिक जो है वो फैसला करे। डीसी फैसलाबाद और डीसी फैसलाबाद को ये हदायत की है कि दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ सुना जाए और उसके बाद ये फ़ैसला किया जाए। ये पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस जो है ये 2021 ये मौजूदा हुकूमत ने लागू किया। सदर पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस में साइन करने के बाद इस ऑर्डिनेंस के अंदर शिफा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इख्तियारात दिए गए हैं और ख़ास तौर पर जो नाफरमान औलाद है वो जो है इस ऑर्डिनेंस के शिकंजे में बड़ी बुरी तरह जो है वो फंसती है। इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है कोई भी बच्चा अपने वालिद को किसी भी सूरत जो है वो घर से नहीं निकाल सकता। अगर वो घर से निकालता है तो वालिद को ये इख्तियार है कि वो बच्चे को घर से निकाल सके और उसका एक तरीक़ाकार जो है वो दिया गया है। उस तरीक़ाकार में एक दरख्वास्त एक तहरीरी नोटिस के ज़रिए जो है वो बच्चे को TCS के ज़रिए नोटिस करेगा वालिद। अगर वो इस पर अमल दरामद नहीं करता तो इस पर जो है वो पुलिस जो है वो बग़ैर वारंट के FIR भी दर्ज कर सकती है। इसके साथ साथ जो है इस पर अमल दरामद ना करने की सूरत में 30 दिन जेल की हवा भी खाना पड़ सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। दूसरा इसका तरीक़ाकार ये है कि आप DC जो आपका मुतल्लिका ज़िले का DC आप उसे दरख्वास्त देते हैं और DC जो है वो बुलाता है बच्चे को और फरीकैन का मौक़िफ़ सुनता है और उसके बाद जो है पहली कोशिश ये होती है कि मसाहलत करवा ली जाए और अगर मसाहलत नहीं होती तो इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो 1 साल कैद और 50,000 रुपये तक का जो है वो जुर्माना भी हो सकता है। इस ऑर्डिनेंस में पाबंद किया गया है कि अगर घर किराए का भी है तो उस सूरत में भी जो है बच्चा अपने वालिद को जो है वो घर से बेदखल नहीं कर सकता। हम अगर लाहौर शहर की बात करें तो हमारे लाहौर शहर में इस ऑर्डिनेंस आने के बाद अब तक इस तरह के 30 वाक़यात जो हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं DC लाहौर के पास और इन वाक़यात में हमने ज़्यादातर ये देखा है कि जो बुज़ुर्ग बूढ़े वालिदैन होते हैं वो अपने नाफरमान बच्चों के ख़िलाफ़ जो है वो DC के पास जाते हैं और वहाँ पर जो है वो दरख्वास्त करते हैं जिसके बाद मामला जो है वो कानून के मुताबिक देखा जाता है। जी बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शाकिर अवान। नाज़रीन बता रहे थे तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 के हवाले से किस किस्म के अहकामात सामने आए हैं और औलाद वालिदैन को घर से बाहर नहीं निकाल सकती। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस ऑर्डिनेंस के बाद अब वालिदैन को प्रोटेक्शन देगी। तो बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शाकिर साहब। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे ख़ास तौर पर ओमिक्रॉन के हवाले से। ओमिक्रॉन क्या है, कैसे एक आम कोविड और ओमिक्रॉन कोविड का पेशेंट अपने आप को इस चीज़ से तफरीक कर सकता है इसमें कि मुझे कोविड का नया वेरिएंट अफेक्ट कर गया है या पुराना वेरिएंट। इसके हवाले से ख़ास बात होगी। फिर यूरोप में और फ्रांस में, बरतानिया में क्या सूरत हाल है कोविड की, उस पर भी बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस के बायस न सिर्फ अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह ख़त्म हो गई है बल्कि एयरलाइंस ने भी अपनी सैकड़ों परवाज़ें जो है वो मनसूख कर दी हैं। इतवार को दुनिया भर में तकरीबन 1300 परवाज़ें मनसूख कर दी गई थीं जिसके बायस क्रिसमस के त्यौहार और नए साल की आमद के मौके पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना था। बहुत से मुल्कों में इस कदर कोविड के केसेस, ओमिक्रॉन कोविड वेरिएंट जो है उसके केसेस सामने आए हैं कि उन्होंने बहुत सी जगहों पर क्रिसमस के हवाले से भी पाबंदियां नाफिज कर दी, जो समाजी फासला है उसका नफाज कर दिया। तो बहुत सारे दोबारा मसाइल जो हैं उन्होंने जन्म ले लिया है ओमिक्रॉन की वजह से। हमारे साथ डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। आपका जो सेहतमंद पाकिस्तान का प्रोग्राम था उसमें जो आपने दूसरा प्रोग्राम किया और जिसमें आपने ओमिक्रॉन को उसका पोस्टमार्टम आपने किया, हम भी बेसिकली आपसे वही आपसे हम दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे लिए करें कि ओमिक्रॉन के बारे में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये है क्या और कैसे पता चलेगा एक शख्स को कि मुझे कोविड है 19 या ओमिक्रॉन है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच शफा। देखिए बात यह है कि ओमिक्रॉन जो है ये पिछले वेरिएंट्स की तरह एक वेरिएंट है। पहले अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा वेरिएंट्स जो थे वो थे, अब ओमिक्रॉन आ गया। तो ये कोविड-19 वायरस ही है लेकिन उसकी एक बदली हुई शक्ल है।
अब अगली बात आपने ये पूछी कि आम लोगों को कैसे पता लगे कि उन्हें ओमिक्रॉन है या डेल्टा है या फॉर दैट मैटर अल्फा बीटा गैमा है। तो इस सिलसिले में दो बहुत अहम चीज़ें हैं जो बतानी ज़रूरी हैं नाजरीन को। पहली बात यह है कि आम लोगों को ये जानने की ज़रूरत नहीं कि उन्हें ओमिक्रॉन है या डेल्टा है या कोई और तब्दील शुदा शक्ल में वायरस से वो उनका सामना है। इसकी वजह यह है कि आम लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो PCR टेस्ट किया जाता है उसके ज़रिए वेरिएशन का पता नहीं चल सकता। बहुत से लोग आजकल ये कर रहे हैं कि वो लेबॉर्ट्रीज़ में जाते हैं तो वो कहते हैं हमारा PCR टेस्ट करें और ये भी बताएं कि हमें ओमिक्रॉन है या नहीं है। तो ये सवाल ही गलत है, ये उस टेस्ट के ज़रिए इसका पता ही नहीं लग सकता। तो फिर अगला क्वेश्चन ये है कि फिर कैसे पता लगता है। तो ये एक जेनेटिक सीक्वेंसिंग का टेस्ट होता है, वो उससे इसका पता चलता है। वो हर पॉजिटिव कोविड-19 के पेशेंट का जो सैंपल है उसको टेस्ट किया जाना ज़रूरी नहीं होता। जो रिसर्च लैब्स हैं पाकिस्तान में 5-6 इस तरह की रिसर्च लैब्स हैं सिर्फ, जबकि PCR टेस्ट करने की तो सैकड़ों अब हमारे यहाँ लैब्स हैं। तो ये NIH है, कराची में आगा खान है, एक और लैब के अंदर है, इस तरह पेशावर में है। तो ये गिनी चुनी लैब्स हैं जहाँ पे ये जानने के लिए कि इस वक्त कौन सी वेरिएशन चल रही है कुछ सैंपल्स लिए जाते हैं, उनको टेस्ट किया जाता है। हर टेस्ट जो है वो काफ़ी मुश्किल टेस्ट होता है, उसमें तकरीबन 1 हफ़्ता लगता है और फिर उसके बाद उसकी जेनेटिक, ये 1 हफ़्ता कम अज़ कम है, उसके बाद ये जेनेटिक सीक्वेंसिंग पता लगती है और उसमें साइंसदान जो हैं, मुहक्किक जो हैं, वो इसके बाद का तयन करते हैं कि ये कौन सा वेरिएंट है। ये क्यों ये रिसर्च करते हैं? वो ये इसलिए रिसर्च करते हैं कि एक पॉपुलेशन की सतह पे उनको पता लग सके कि कौन से वेरिएंट्स इस वक्त गर्दिश में हैं। साथ ही साथ इस बात पे भी नज़र रखी जाती है कि ये जो नए वेरिएंट्स हैं इनकी वजह से बीमारी के फैलाव में इजाफा या कमी हो रही है और बीमारी की शिद्दत में इजाफा या कमी हो रही है। तो आम लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी नहीं कि उनको ओमिक्रॉन है या कोई और वेरिएंट है। दूसरी बात यह है कि फिर लोगों को करना क्या चाहिए? लोगों को यही करना चाहिए जो वो किसी भी वेरिएंट से बचाव के लिए करते हैं, मतलब SOPs और वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन ख़ास तौर पे इस सिलसिले में बहुत ज़रूरी है और SOPs भी बहुत ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में लोग ये समझ बैठे हैं कि कोरोना पाकिस्तान से ख़त्म हो गया है और अब किसी किस्म की किसी एहतियात की ज़रूरत नहीं है, जबकि आहिस्ता आहिस्ता केसेस में गो के बहुत मामूली लेकिन इजाफा होना शुरू हो चुका है और इससे बचने के लिए वही एहतियातें और वही वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, अब हमने पिछले दिनों ये भी खबर पड़ी कि पहले आई थी खबर कि कराची में ओमिक्रॉन का केस आ गया, फिर आई कि इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन का पहला केस जो है वो सामने आ गया। क्या लोगों को इससे पैनिक होना चाहिए कि ओमिक्रॉन पाकिस्तान पहुंच गया है क्योंकि ये तेज़ी से फैल रहा है, या इसको भी उसी तरह ट्रीट करें कि भाई पैनिक ना करें, आप अपनी एहतियाती तदाबीर पे अमल दरामद करते रहें और अल्लाह ने चाहा तो आप उससे महफूज रहेंगे? जी, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि लोगों को क्या करना चाहिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि जहां एक तरफ अभी तक जो इसकी खसूसियात पता लगी हैं ओमिक्रॉन की, जहां एक तरफ ये पता लगा है कि ये डेल्टा की निस्बत 8 से 10% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, दूसरी तरफ ये भी पता चला है, जो कि अच्छी खबर है, कि बीमारी की शिद्दत में कोई ख़ास इजाफा डेल्टा की निस्बत नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बीमारी फैलेगी तो ज़रूर और लेकिन शायद लोग इतने ज़्यादा बीमार ना हों। बीमार ना होने की एक या शिद्दत से बीमार होने की एक वजह ये भी है कि ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी है उनमें बीमारी की शिद्दत कम होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि लोगों को करना क्या चाहिए। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने मास्क पहनते थे और पहनना छोड़ दिया है तो प्लीज़ दोबारा शुरू कर दें। बिल्कुल। अगर आपने समाजी सतह पे अब फासला कुछ बरकरार किया था कोविड पहले वेरिएंट्स के दौरान और अब आपने फिर दोबारा से मेल जोल शुरू कर दिया है तो उसमें कमी कीजिए। वेंटिलेटेड जगहों पे बैठिए। और फिर सबसे अहम बात यह है
अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखिए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई अभी तक, तो पहले तो मैं समझने से ये कासर हूँ कि आपने अभी तक क्यों नहीं लगवाई, फ़ौरन लगवाएं वैक्सीन। दूसरी बात ये कि अगर आपने पहली डोज़ लगवाई है और 28 दिन गुजर चुके हैं, तो आपने दूसरी डोज़ मौखर कर दी है कि अब तो कोई फ़ायदा नहीं है लगवाने का क्योंकि अब तो कोरोना ख़त्म हो गया पाकिस्तान में, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लिहाजा सेकंड डोज़ जो है 28 दिन गुजर जाने के बाद लगवाएं। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है और आपने बूस्टर अभी तक नहीं लगवाया, और इस बात को भी 6 महीने गुजर चुके हैं आपकी सेकंड डोज के बाद, तो फ़ौरन बूस्टर लगवाएं। अगर ये सब कुछ कर लिया जाए तो बड़ी हद तक हम अपने आप को कोविड-19 वायरस ओमिक्रॉन से अपना बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर साहब, फाइनली और क्विकली, कोविड होने के कितने अरसे बाद आपको वैक्सीन लगानी चाहिए अगर आपने नहीं लगाई हुई और आपको कोविड हो गया है तो? जी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चंद दिनों के बाद लगवा सकते हैं, फ़ौरन लगवा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, ओमिक्रॉन के हवाले से बात हो रही है, उसके तेज़ी से फैलाव के हवाले से बात हो रही है, दोबारा लगती और नाफिज होती पाबंदियों के हवाले से बात हो रही है। अब आपको लेकर चलते हैं बरतानिया की तरफ और यूरोप की तरफ और जानते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है। हमारे साथ बरतानिया से, लंदन से अतर काज़मी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ्रांस में पेरिस से यूनुस खान साहब, वो भी सीनियर सहाफ़ी हैं, और इन दोनों से हम जानेंगे कि इनके अपने अपने मुल्कों में क्या सूरत हाल है। अतर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अतर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप इस वक्त लंदन में हैं। ओमिक्रॉन और उसकी पाबंदियों के हवाले से, केसेस के हवाले से हम सुन रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में बरतानिया में केसेस सामने आ रहे हैं। आपके पास इस वक्त के क्या नंबर मौजूद है सर? जी वालेकुम सलाम। इस वक्त बरतानिया के अंदर जो, खुसूसन इंग्लैंड के अंदर जो 90% केसेस सामने आ रहे हैं वो ओमिक्रॉन के हैं, और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान, 48 घंटे के दौरान हजारों से निकल के तादाद लाखों तक पहुंच चुकी है। क्रिसमस डे के रोज 1,00,000 पॉजिटिव केसेस सामने आए, और अगर आप गुज़िश्ता एक दो दिन की देखें तो उनके फिगर्स भी 90,000 से ज्यादा हैं। तो अब हुकूमत का यही कहना है कि ये जो वेरिएंट है ये बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन एक चीज जो इसमें पॉजिटिव है कि उतनी बड़ी तादाद में लोग हॉस्पिटल्स का रुख नहीं कर रहे। ये जो बीमारी है ये उतनी सीरियस नहीं है जितना डेल्टा वेरिएंट था। इसमें 70% चांस लेस है कि आप हॉस्पिटल में जाके एडमिट होंगे या शदीद बीमार होंगे। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। अगर आप अमवात की तादाद भी देख लें तो गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान तकरीबन 150 के करीब अमवात हुई हैं। लेकिन अगर आप माजी में पीछे चले जाएं तो एक दिन के अंदर 1,000 से ज्यादा भी अमवात होती रही हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो थोड़ी सी पॉजिटिव है, लेकिन केसेस बहुत तेजी से फैल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा अतर साहब। यूनुस खान साहब की तरफ चलते हैं। जी यूनुस साहब, बताइएगा फ्रांस में क्या सूरत हाल है ओमिक्रॉन के केसेस के हवाले से? आपके पास क्या नंबर्स हैं ताज़ा वहाँ के, कि अभी आज के दौरान या कल शाम रात को कितने नंबर ऑफ केसेस जो हैं ओमिक्रॉन के सामने आए हैं? देखिए, यहाँ पे जो केसेस है ओमिक्रॉन के हवाले से, ये 15% जो केसेस आ रहे हैं टोटल, ये ओमिक्रॉन के हैं। और यहाँ पे हफ्ते के दिन जो केसेस हुए थे, सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुए थे 1,04,000 के करीब ये केसेस थे टोटल। लेकिन उसमें जो अच्छी बात ये है कि वो उसमें डेथ की जो है वो रेशो बहुत कम है। जो हॉस्पिटल में एडमिशन हो रही हैं वो कम, और उसकी जो यहाँ पे वजह बताई जा रही है, वजह यही है कि यहाँ पे बहुत से लोगों ने 76% लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई हुई है। और वो अफराद जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई हुई है उनको अगर बीमारी ये होती भी है तो वो 4 से 5 दिन तक इसको रिकवर कर जाते हैं। वो पेशेंट हॉस्पिटल जा रहे हैं या अमवात हो रही है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है। तो इस वजह से यहाँ पर भी जो सूरत हाल है वो तो तशवीशनाक है। लेकिन जो उसमें अच्छी बात यह है कि जो कि सीरियस पेशेंट है उनकी तादाद कम है, अमवात इसमें बहुत कम हो रही हैं। यहाँ पे पिछले साल जब
लाख 1.25 लाख तक डेली के केसेस आते थे, तो यहाँ पे अमवात की जो तादाद होती थी वो 1500 से भी तजाविज़ कर चुकी थी। लेकिन अब आजकल ये 100 के करीब हो रही हैं, तो जो कि हुकूमत इस हवाले से कह रही है कि इसकी जो बुनियादी वजह है वो वैक्सीनेशन है। बिल्कुल ठीक है, बुनियादी वजह वैक्सीनेशन है। अतर साहब, आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ पर यूके में वैक्सीनेशन जो है वो शुरू भी बहुत अर्ली हुई और सबसे एक तेज़ कैंपेन वैक्सीनेशन की जो चली है वो गालिबन यूके में चली है, तो अब यूके में भी कोई एंटी वैक्सीन लॉबीज़ हैं या कोई एंटी वैक्सीन कैंपेन भी साइड बाय साइड चल रही है, और वैक्सीनेशन की क्या सूरत हाल है वहाँ पर, और क्या कोई ओमिक्रॉन के लिए या नए वेरिएंट्स के लिए भी कोई वैक्सीनेशन आ रही हैं सामने? देखिए, यहाँ पे इस वक्त 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, और बरतानिया का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ पे आबादी के बड़े हिस्से को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जब से ओमिक्रॉन का ये वेरिएंट सामने आया तो अब बूस्टर्स लगाए जा रहे हैं, और वो भी लाखों की तादाद में रोज लोगों को लगाए जा रहे हैं। और ये चीज अब सामने आई कि जिन जिन लोगों को बूस्टर लगा हुआ है, अगर उनको ये वायरस होता भी है, ओमिक्रॉन होता भी है, तो उनकी बीमारी की शिद्दत उतनी ज्यादा नहीं है। तो इस वक्त हुकूमत की सारी तवज्जो यही है कि वो लोग जिनको वैक्सीन नहीं लगी वो सामने आए और आके वैक्सीन लगवाएं, और जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है अब उनको बूस्टर शॉट्स लग रही हैं, और गुज़िश्ता 2-3 महीने के दौरान भी जिनको वैक्सीन लगी थी उनको भी दोबारा बुला के बूस्टर शॉट्स लगाई जा रही हैं। और हुकूमत का जो इस वक्त पूरा प्लान ये है कि तकरीबन 10 लाख लोगों को रोज की बुनियाद के ऊपर ये बूस्टर वैक्सीन लगाई जाए। बिल्कुल सही है। यूनुस साहब, आपके पास क्या नंबर्स हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन के हवाले से, क्या हो रहा है, और लॉकडाउन का भी बताइएगा कि 1 लाख अगर केसेस आ रहे हैं हफ्ते के रोज़, तो क्या लॉकडाउन की तरफ भी हुकूमत कुछ सोच विचार कर रही है? देखिए, कल यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से बहुत बयान दिए, और वो ये कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन की तरफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन वो अफराद जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई उनके लिए कवानीन बना रहे हैं कि वो घर पे रहें या उनको मजबूर किया जाए कि वो ज़रूर जो है वैक्सीनेशन करें, क्योंकि ये लोग जो है ये दूसरे अफराद के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। यहाँ पे वो अफराद जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई उनको अब हुकूमत 15 जनवरी को एक कानून ला रही कि वो घर पे रहेंगे और घर से बाहर निकलने पे पाबंदी उनकी होगी, वो जॉब्स पे नहीं जा सकते, वो पब्लिक मुकामात पर नहीं जा सकते। उस हवाले से हुकूमत कवानीन तो कर रही, लेकिन लॉकडाउन की तरफ अब जो मौजूदा हालात है हम नहीं जा रहे, लेकिन न्यू ईयर पे कुछ पाबंदियाँ होंगी समाजी फासले के हवाले से और मास्क के हवाले से, ये सख्ती कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बूस्टर लगाया जाए और लोगों को राग़िब किया जा रहा है कि क्योंकि बूस्टर लगाने से यहाँ पे मजीद इस बीमारी के हवाले से जो है मुदाफ़ियत पैदा होगी। बिल्कुल ठीक है। अतर साहब, आप लोगों की तरफ क्या सूरत हाल है लॉकडाउन की और न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस के हवाले से? क्या कोई गाइडलाइन सामने आई हैं, कोई समाजी फासले या उस किस्म की कोई आई है दोबारा एहतियाती तदाबीर के हवाले से कोई नोटिफिकेशंस? जी, कुछ चीजें तो सामने आई थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज ही जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उन्होंने फिर एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि न्यू ईयर से पहले हम किसी किस्म की मजीद पाबंदियां नहीं लगाएंगे। कुछ पाबंदियां इंट्रोड्यूस करवाई गई थी कि आपने मास्क पहनना है, इतनी ज्यादा जो किसी जगह पे अगर आप जा रहे हैं तो एहतियात करें, बाहर फंक्शन करें। लेकिन आपको पता होगा कि हालिया दिनों में जो खबरें बरतानिया से आई कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर पार्टीज होती रही गुज़िश्ता बरस, जब कोरोना का वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था, तो हुकूमत इस वक्त खुद बड़े दबाव में, और यही एक बड़ी वजह है कि वो ज्यादा पाबंदियां नहीं लगा रहे और वो इंतजार कर रहे हैं कि जितनी पार्टीज, जितने फंक्शन न्यू ईयर ईव तक हो सकते हैं वो हो जाएं। उसके बाद कहा जा रहा है कि शायद कोई नई पाबंदियां मुतारिफ करवाई जाएं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अतर काज़मी साहब। नाजरीन, हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे थे। यूनुस खान साहब हमारे साथ फ्रांस से मौजूद थे और बता रहे थे कि फ़िलहाल तो कोई ऐसी बड़ी पाबंदियों का इंदिया नहीं है, लेकिन ये है कि न्यू ईयर के बाद हो सकता है कि बरतानिया में किसी नई पाबंदियों का कोई एक नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए, तो इसके लिए अब हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन जहाँ दुनिया में इस कदर दोबारा केसेस सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान में हमें क्या करना है? पाकिस्तान में हमें दोबारा से वो सारी चीज़ें जो अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने कही कि अगर आपको मास्क लगाने की आदत हो गई थी और आप मास्क लगा रहे थे और अब आपने मास्क लगाना छोड़ दिया है, तो मास्क दोबारा से शुरू कर लें। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई या वो दूसरी डोज पार्शली वैक्सीनेटेड हैं और दूसरी डोज तक वो डिले करते रहते हैं, तो वो फौरी तौर पर अपनी दूसरी डोज भी लगवाएं, खुद को फुली वैक्सीनेट करवाएं। जिन्होंने टाइमली खुद को वैक्सीनेट करवाया था उनको अब बूस्टर शॉट की तरफ चले जाना चाहिए, और समाजी फासला, एहतियाती तदाबीर, ओपन स्पेसेस में बैठना, बंद कमरों में, बहुत कंजस्टेड कमरों में या बहुत कंजस्टेड इंडोर जो एरियाज
होते हैं उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ क्राउडेड जगहों पर नहीं जाना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको हमने मलूज़े खातिर रखना है। NCOC को भी चाहिए कि वो भी जिस तरह से हमें बता रहे थे कि मॉल्स में जाते हुए वैक्सीनेशन कार्ड्स की चेकिंग हो रही है, आपको शादियों पे जाना है, रेस्टोरेंट्स में जाना है, सिनेमा घरों में जाना है, किसी भी जगह पर जाना है तो वहाँ पर वैक्सीनेशन कार्ड्स की चेकिंग हो रही है। तो यहाँ पर पाकिस्तान में भी इस चीज़ को सख्ती से नाफिज किया जाए कि जिस जगह पर आपने जाना है उधर के जो मैनेजर्स हैं या उधर के जो गार्ड्स वगैरह हैं वो लोगों की वैक्सीनेशन कार्ड देखें और उसके बाद उनको अंदर छोड़ें। और ये पार्शली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए भी नहीं होना चाहिए, ये फुली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए होना चाहिए। और कुछ अरसे बाद फिर बूस्टर शॉट के हवाले से भी ये चीज़ आ जानी चाहिए कि आपको बूस्टर भी लगवाना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। हमें लेना है एक छोटा सा वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे एंटी रेप एक्ट हुकूमत पाकिस्तान का 2021 का, और ये इस साल का एक बड़ा ख़ास एंटी रेप एक्ट था और इसके हवाले से हम बात करेंगे। और फिर हमें एक और डिजीज़ कह लें उसको या मेडिकल कंडीशन कह लें, ब्रेन हेमरेज, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि ये क्या होता है, इससे ख़ुद को कैसे बचाना है, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। ब्रेन हेमरेज के हवाले से अब हमने बात करनी है कि ब्रेन हेमरेज किस तरह से होता है लोगों को, उसकी अलामात क्या हैं और ख़ुद को किस तरह से बचा सकते हैं। अभी हमने देखा कि पाकिस्तान के मारूफ हेमाटोलॉजिस्ट जिन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के, जिनको बानी कहा जाता है, जिन्होंने प्लाज्मा थेरेपी कोविड में मुतारिफ़ कराई और हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर करा के उसका नफाज कराया, डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, उनकी हमने देखा कि वो इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी जो डेथ का रीज़न था वो ब्रेन हेमरेज था। तो इसलिए हमने सोचा कि हम लोगों को ये मालूमात पहुंचाएं कि ब्रेन हेमरेज से ख़ुद को किस तरह से बचाना है। हमारे साथ डॉक्टर औरंगज़ेब अब्बासी साहब मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हैं और इनसे हम बात करेंगे ब्रेन हेमरेज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर औरंगज़ेब अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो थोड़ा सा बताइएगा कि ब्रेन हेमरेज होता क्या है और इसमें क्या एक इंसान को क्या महसूस हो रहा होता है उस वक्त। देखें, ब्रेन हेमरेज जो है वो दिमाग की जो रग है वो फट जाती है और यूजली उसमें जो है पेशेंट जो फीलिंग्स उसमें आती हैं, सबसे पहले तो हेडेक होता है, सर का दर्द और शदीद सर का दर्द, और उसके साथ हाथ या पाँव की कमज़ोरी महसूस होना, बहुत ज़्यादा उल्टी महसूस होना, एक या दो नहीं 5-6 बार उसको वॉमिट महसूस होगा, और होश का लेवल डाउन होना कि वो बेहोशी की तरफ जाना शुरू कर देगा। और ये सारे यूजली जो हैं 90% सारे एलिमेंट्स जो है अचानक होते हैं, क्योंकि वेस्कुलर लीजन होता है, दिमाग की रग फटने की वजह से हुआ है, तो वो सारा जो है विदिन 1 आवर जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो यानी कि मरीज के साथ जो शख्स मौजूद है, अगर हम बात करें इसकी परसेंटेज जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने सर के दर्द की बात की। अब सर का दर्द तो जाहिर है कुछ लोगों को बहुत शदीद माइग्रेन्स भी होते हैं, कुछ लोगों की वो भी एक हिस्ट्री होती है कि उनको बहुत शदीद सर का दर्द होता है और सर के दर्द की वजह से जो है ये नौजिया फीलिंग होना या वॉमिट का होना ये होता है। तो लोग इसको कंफ्यूज अगर कोई कर जाए कि हेमरेज के सिम्टम्स नहीं है, ये यूजुअल माइग्रेन है या जो हाफ साइड सर का दर्द होता है लोगों का जो कि जॉज तक आता है, अगर उसके साथ कंफ्यूज कर जाएं फिर क्या होगा, उससे कैसे बचें? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। बेसिकली इसमें होते हैं रिस्क फैक्टर्स। अगर वो मैं आपको बताऊं, जैसे हाइपरटेंशन, एक पेशेंट जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, शुगर का पेशेंट है, हाइपरलिपिडीमिया जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है जिन मरीज़ों में, चेन स्मोकर्स जो होते हैं, लाइफ स्टाइल जिनका डिफरेंट हो खाने पीने का और सोने के अलामात, उसके अलावा माइग्रेन एक वजह है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो पहले से उसमें रिस्क फैक्टर होते हैं। इवन माइग्रेन इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स, लेकिन उसमें बहुत कम इसकी तादाद होती है। जो पेशेंट हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक है, हाइपरलिपिडीमिया है, चेन स्मोकर्स हैं या कोगुलोपैथी जिसमें वो एंटी ब्लड थिनिंग एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे एस्पिरिन हो गया, वारफेरिन हो गया, इनमें कंपैरेटिवली रिस्क ज़्यादा होता है। इस तरह का जो हेमरेज होता है यूजुअली आफ्टर द एज ऑफ 40 के बाद इसकी परसेंटेज अबाउट 30 हो जाती है। बिफोर 40 जो है इसकी परसेंटेज 5-6% रहता है। यंग एज में जो अब्यूसिव सब्सटेंस यूज़ करते हैं यंग एज में,
उनमें कंपैरेटिवली ये ज़्यादा है। लेकिन अगर आप देखें जो रिस्क फैक्टर्स ओल्ड एज के साथ आते हैं आफ्टर 40-45, उनमें ये दूसरी अलामत आती हैं। तो माइग्रेन में भी ये हो सकता है, लेकिन उसके रिस्क बहुत कम होते हैं। और दूसरी बात ये है कि माइग्रेन में जो है होश का लेवल डाउन नहीं होगा, बार बार इतनी ज़्यादा उल्टियाँ नहीं होंगी, पेशेंट उसमें कंपैरेटिवली दर्द ज़्यादा फील करता है। तो जिनमें पहले से ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, एंटी हाइपरटेंसिव ले रहे हैं, तो उनको ज़्यादा इस चीज़ के लिए कंसिडर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या जेनेटिक भी हो सकता है? क्योंकि हमने ये देखा है कि ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ या जो हार्ट की कंडीशंस हैं वो तो लोगों में जेनेटिक होती हैं, तो जिस शख्स में ये सारी कंडीशंस जेनेटिक हैं, पेरेंट्स से, फैमिली से आ रही है, फैमिली हिस्ट्री, तो हेमरेज भी फिर इस तरह से तो जेनेटिक हुआ? जी बिल्कुल हो सकता है। डायबिटिक जो है वो फैमिली में भी रन करता है, और प्लस में ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जिनमें जो है ब्लड प्रेशर जो है या ये हेमरेज जो है ये फैमिली में भी रन करता है। तो ऐसे केसेस बिल्कुल होते हैं, लेकिन उनकी डायग्नोस अर्ली होनी चाहिए, मेडिकेशन उनको अपने पर्टिकुलर टाइम पे लेनी चाहिए, तो इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं होंगे या कंपैरेटिवली कम होंगे। ठीक है। और डॉक्टर साहब, ये मर्दों में ज़्यादा देखने में आती है कंडीशन या ख़वातीन में? नहीं, कंपैरेटिवली मेल्स का रेशो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि कार्डियक डिजीज़ उनमें ज़्यादा होती है और ब्लड प्रेशर जो है वो भी मेल में ज़्यादा होता है, शुगर का जो मर्ज़ है वो भी मेल्स में ज़्यादा होता है। तो हाइपरटेंसिव ब्लीड जो है, ब्रेन हेमरेज जो है, वो भी मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। प्लस में उनका लाइफ स्टाइल, खाने पीने का, सोने का ओवरऑल जो है वो मेल्स का थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसमें ज़्यादा देखा गया है। ये स्ट्रेस लेवल पे भी काफ़ी असर होता है इसका, तो कंपैरेटिवली मेल ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो इस वजह से ये मेल में कॉमन है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। बिल्कुल सही है। और जब किसी शख्स को इसका अटैक हो रहा होता है और उसके आसपास जो लोग हैं, वो जो एक सिचुएशन होती है, इमरजेंसी की सिचुएशन, उसमें साथ वाले लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, और जो पेशेंट खुद होता है अगर उसको समझ आ जाए कि उसको क्या हो रहा है, तो वो किस तरह से कम्युनिकेट करे, क्या करना चाहिए फ़ौरन? जी बहुत अच्छा आपने वैलिड क्वेश्चन पूछा। इसमें देखें, इसको हम प्रीडोम कहते हैं कि पेशेंट को पहले से थोड़ा सा इस अलामात का पता चलना शुरू हो जाता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। अक्सर इसमें ये होता है कि पेशेंट ने मेडिकेशन नहीं ली होती, कोई उसने 2-3 बार डोज मिस किए होते हैं, तो उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है और वो फील करता है। दैट इज़ कॉल्ड प्रीडोम। उस कंडीशन में, या अगर वो आसपास के लोग देखें कि ये बेहोशी की तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले तो उनको एक करवट में लिटा दें, राइट साइड या लेफ्ट साइड, स्ट्रेट ना लिटाएं, ठीक है, ताकि अगर वो कोई वॉमिट करते हैं या बहुत ज़्यादा झाग आता है तो वो सांस की नाली में ना जाए, बाहर की तरफ आए। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उनको ये करना है कि फ़ौरन एम्बुलेंस बुलानी और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, बिकॉज फर्दर जो भी ट्रीटमेंट होगा वो हॉस्पिटल में होगा। उनकी शुगर चेक होगी, उनका ब्लड प्रेशर चेक होगा, और देखा जाएगा कि भाई ट्यूब वगैरह की ज़रूरत तो नहीं है। CT स्कैन इज़ अ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो इसमें की जाती है। CT स्कैन किया जाएगा कि भाई ब्लीड हुआ है और कितना हुआ है, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है ट्रांजिएंट अटैक्स होते हैं जिसमें बहुत ही कम ब्लीड होता है, कोई 5 ml या 2 ml, तो पेशेंट को उसमें हेडेक रहता है, उसमें होश का लेवल अच्छा रहता है, पेशेंट की कंडीशन बेहतर रहती है। लेकिन अगर ब्लीड बहुत ज़्यादा हो जाए, लेट सपोज 10 ml की सूरत में, तो पेशेंट बेहोशी की तरफ जाता है एंड ही मे गो फॉर सर्जरी, उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो टर्शरी केयर हॉस्पिटल में इन कंडीशन में जो है पेशेंट को फ़ौरन शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है। और सर यहाँ पर एक 2 सवाल और अहम है कि कितनी देर होती है एक पेशेंट के पास जब उसको ये हेमरेज का अटैक हो रहा होता है, टिल द टाइम ही गेट्स टू अ हॉस्पिटल, कितनी देर में पहुँचाना चाहिए पेशेंट को? और दूसरा ये कि सिवियरिटी लेवल्स क्या होते हैं? कुछ लोग ऐसे भी हमने देखे हैं जो हेमरेज से रिकवर कर जाते हैं और बड़ा एक तरह से सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है। तो वो ये चीज़ किस चीज़ पे बेस करती है कि ये पेशेंट इस किस्म का है कि इसकी बहुत सिवियर लेवल का हेमरेज है और दूसरे का जो है वो बहुत सिवियर नहीं था, माइल्ड था? देखें, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये है कि एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उनको जो है वो एमरजेंसी में शिफ्ट किया जाए, जो भी करीबी टर्शरी केयर अस्पताल हो। इसमें अक्सर पेशेंट के रिलेटिव ये मिस्टेक करते हैं, जो भी प्राइमरी या सेकेंडरी हेल्थ केयर होता है वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं होती या CT स्कैन नहीं होता। इवन न्यूरोसर्जरिकली
प्रोसीजर करने की फैसिलिटी नहीं होती, तो वो सारा टाइम उनका वेस्ट हो जाता है, फिर उनको अगेन वहाँ से दूसरी हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता है। तो टर्शरी केयर हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल, अगर आप मुझसे मैक्सिमम टाइम पूछें तो मैक्सिमम 30 मिनट्स या विद इन आवर उनको किसी भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जाना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दे शुड कीप इन द माइंड, ठीक है। और दूसरा आपने क्या पूछा था सवाल? सिवेरिटी के हवाले से, केसेस की सिवेरिटी किस चीज़ से वेरी करती है? सिवेरिटी इसमें देखें, सिवेरिटी डिपेंड करती है कि ब्लीड कौन से एरिया में हुआ है। हमारे बहुत सारे लोब्स हैं, फ्रंटल, प्राइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। और दूसरा ये है कि उसकी मिकदार क्या है। अगर ब्लड की मिकदार बहुत कम है, जैसे मैंने पहले ही बताया 2 ml, बहुत ही छोटा सा ब्लीड हुआ हाइपरटेंशन की वजह से, तो सर्वाइवल चांस बहुत अच्छे हैं, या उसमें पेशेंट को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, और अपनी मेडिकेशन को कंटिन्यू रखे और उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर ब्लीड बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें ये होता है कि ब्रेन हर्निएट कर जाता है। अगेन सर्जरी उसमें की जा सकती है, लेकिन जो पेशेंट का लाइफ स्टाइल है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत वेजिटेटिव स्टेट में पेशेंट चला जाता है, और हो सकता है जो उसका पहले लाइफ स्टाइल था वो ना रहे, जैसे हाथ पाँव की कमज़ोरी आ जाना, या बोलने में मुश्किल होना, याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, इस तरह की अलामात फिर परमानेंट तौर पर डेवलप हो जाती हैं पेशेंट्स में। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर औरंगज़ेब अब्बासी साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन थे, और हेमरेज के हवाले से हमें बता रहे थे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे हुकूमत पाकिस्तान का एंटी रेप एक्ट 2021 के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर जिनसी ज़्यादती के औसतन 11 केसेस रिपोर्ट होते हैं, और पिछले 6 सालों में अगर हम बात करें नंबर्स की तो तकरीबन 22,000 से ज़ायद जिनसी ज़्यादती के केसेस सामने आए हैं। मगर सोचने की बात यह है कि इन 22,000 केसेस में से सिर्फ 100 तकरीबन केसेस में से 2200 केसेस में से सिर्फ 77 के मुल्ज़िमान को सज़ाएँ हुई हैं। अब ये नंबर कन्विक्शन का इतना कम क्यों है, और इसके हवाले से मज़ीद जो है कानून साजी हुई है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, और एंटी रेप एक्ट 2021 का जो है उसका निफाज कर दिया गया है। अब ये किस तरह से रेप के विक्टिम्स को स्पीडी जस्टिस पहुंचाएगा, इसके हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून और इंसाफ मलिका बुखारी साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिका। ठीक ठाक है मलिका। ये बताइए कि कल मैंने भी जो एक ब्रीफिंग सेशन अटेंड किया था, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि उसमें जितने लकूनास थे, आप कह रही थी लॉज पहले भी मौजूद थे, लेकिन उसको इम्प्रोवाइज़ किया आप लोगों ने। अब वो इम्प्रोवाइजेशन क्या है वो ज़रा नाजरीन को बताइए। देखिए शिफा, पहली बात तो ये है कि आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप एक अहम इशू को अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से मंजर आम पर लेकर आ रही हैं, क्योंकि इसकी आगाही बहुत ज़रूरी है। हमने एक अच्छा जामे कानून पास करवाया है पार्लियामान से। ये कानून पुराने निज़ाम से मुख्तलिफ कैसे है, मैं आपको आपके टॉक शो में बताऊंगी। देखिए पहली बात तो ये है कि जैसे आपने निशानदही की, जिनसी ज़्यादती के रेप के केसेस के अंदर एक्चुअली बतदरीज इजाफा हो रहा था, बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ। तो हुकूमत वक्त ने ख़ुसूसन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया और हमें हिदायत की कि आप एक ऐसा कानून बनाएं जिसके अंदर जो पुराने निज़ाम का खला है, जो भी सुखम है, वो ख़त्म हो जाए। तो हमने बहुत सारे कवानीन देखे, और जब कानून बनाया तो हमने एक स्पेशल सिस्टम का नफाज किया, एक खसूसी सिस्टम, जैसे कि खसूसी अदालत का क़याम, जिसके अंदर स्पेशल कोर्ट्स जो पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाए जाएंगे। एग्जिस्टिंग कोर्ट्स को भी हम इस्तेमाल करेंगे, उनको डेजिग्नेट करेंगे। उसके साथ साथ हम स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट करेंगे, ऐसे प्रोसिक्यूटर्स जो जानते हों कि रेप या सेक्सुअल वायलेंस के केसेस को कैसे प्रोसिक्यूट करना है और विक्टिम को कैसे सपोर्ट करना। ये एक बड़ा विक्टिम फोकस्ड कानून है। इसके साथ साथ हमने इस कानून के अंदर एक शिक डाली है कि एक स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन यूनिट भी कायम किया जाए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बिकॉज हमें ट्रेंड पुलिस ऑफिसर्स चाहिए जो जिनसी ज़्यादती या सेक्सुअल ऑफेंसेस के जो केसेस हैं उनको समझते हों, उनकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर महारत रखते हों, और इस तरह जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर गैप आता है हम उसको पुर कर सकते हैं। हमने ये सारा सिस्टम देखा और हमने देखा कि ये खला है। इसके साथ साथ जो ख़वातीन हैं उनकी जो आइडेंटिटी है उसको हमने सीग़ा राज में रखा है, जैसे कि जो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी आती है, और मीडिया की बहुत अहम जिम्मेदारी, क्योंकि इसके अंदर एक शिक डाली है कि क्या जो ट्रायल है वो इन कैमरा होगा। इसका मतलब है कि बंद दरवाजे के अंदर होगा और वही लोग उसके अंदर मौजूद होंगे जिनकी ज़रूरत है।
और ख़ातून की किरदार कशी के अमल को अदालत कोई कानूनी हैसियत नहीं देगी, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ एक इनह्यूमेन 2 फिंगर टेस्टिंग का अमल था, हमने उसको भी अबॉलिश कर दिया। इससे पहले ऑनरेबल जस्टिस आयशा मलिक ने उसके ऊपर एक बड़ी तारीखी जजमेंट दी कि ये जो टेस्ट है 2 फिंगर टेस्ट, ये गैर कानूनी है और ये गैर आईनी है और ये पाकिस्तान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं ख़वातीन की, उसकी वायलेशन करता है। तो हमने उस जजमेंट की रूह के साथ उसको देखते हुए हमने कानून के अंदर भी शिक डाल दी कि कोई भी मेडिकल लीगल एग्जामिनर अब 2 फिंगर टेस्टिंग के अमल को अंडरटेक नहीं कर सकता। तो एक अच्छा जामे कानून लाए हैं जिसके अंदर केस का फ़ैसला 4 माह के अंदर होगा और अपील 6 माह के अंदर तय होगी। और कोशिश ये होगी कि डे टू डे ट्रायल के ज़रिए जो मुल्ज़िम जो विक्टिम है उसको मज़लूम को इंसाफ मिले, क्योंकि आप जानती हैं कि जो ट्रायल के अंदर इल्तवा आता है, डिले आता है, उससे केस और विक्टिम सर्वाइवर दोनों की जो हकूक़ हैं मजरूह होते हैं और केस भी वीक होता है। बिल्कुल सही। तो ये कोशिश की गई है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो बच्चे और ख़वातीन हैं उनको आपके प्रोग्राम से मैसेज दे कि हुकूमत वक्त आपके साथ है। अगर आप किसी भी किस्म की सेक्शुअल वायलेंस, रेप या अब्यूज़ का शिकार हैं तो प्लीज़ आप अपने करीबी पुलिस स्टेशन के अंदर जाएं, कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं। इसके अलावा हमने हस्पतालों के अंदर एंटी रेप क्राइसिस सेल्स बनाए हैं जिसकी सरबराही डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर कर रहा होगा। तो वो भी आपकी एक यानी कि आप किसी के साथ अगर खुदा न खास्ता रेप होता है वो पब्लिक हॉस्पिटल जाए और उस सेल में जाके अपने कांटेक्ट करें अपने डिप्टी कमिश्नर को या अपने लोकल पुलिस स्टेशन को और आपकी एक कॉल पर, और अगर वो शख्स खुद डर जाए, वो ना कर सके तो उनके बिहाफ पे कोई उनकी दोस्त, उनका कोई जानने वाला, कोई फैमिली मेंबर, कोई मोहल्ले का इंसान भी डिप्टी कमिश्नर को या पुलिस स्टेशन को बता सकता है और वो कॉग्निजेंस ले सकता है और वो केस चल पड़ेगा। जी बिल्कुल, बिकॉज ये रियासत के खिलाफ जुर्म है, ये सिर्फ एक इंसान के खिलाफ जुर्म नहीं है, ये हमारी सोसाइटी को भी नुकसान पहुंचाता है। और जो इंक्रीज़ हो रहा है सेक्सुअल वायलेंस में, उसकी रोकथाम के लिए हमने ये एक बड़ा मजबूत कानून पास कराया और सज़ाओं के अंदर भी अब तब्दीली लेकर आए हैं। बिल्कुल सही है। गैंग रेप की ऑफेंस के लिए सज़ाए मौत दी है और साथ साथ अगर सजाए मौत नहीं होगी तो फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी, रिमाइंडर ऑफ लाइफ। हाँ, लेकिन उसके लिए एक्ट जो है उसकी डेफिनेशन प्रॉपर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हमने रेप की डेफिनेशन को भी ठीक किया है क्योंकि रेप की डेफिनेशन इससे पहले जेंडर न्यूट्रल नहीं थी, वो पुरानी थी। उसके अंदर मॉडर्न टाइम्स के साथ वो मूव फॉरवर्ड नहीं किया था उस डेफिनेशन ने, क्योंकि अगर आप बाकी जमहूरियत के अंदर देखें, बाकी जमहूरी निज़ाम के अंदर देखें तो सेक्सुअल वायलेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गया है, वो चेंज हो गई है। तो उसको इस रेप की नई डेफिनेशन के अंदर हमने डाला है। अगर आप पढ़ें तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ उसके अंदर अब शामिल हैं जो पहले शामिल नहीं थे। तो रेप की डेफिनेशन को अमेंड किया, सज़ाओं को हमने मजबूत किया और निज़ाम के अंदर ऐसी तब्दीली लेके आए हैं कि सज़ा को यकीनी बनाएं। बिल्कुल सही। यानी कि वो जो डेफिनेशन है उसमें अब वो खातून के खिलाफ भी रेप हो सकता है, बच्चे के खिलाफ भी, ट्रांसजेंडर के खिलाफ भी और मर्द के खिलाफ भी। बिल्कुल। तो ये जेंडर न्यूट्रल होने का ये मतलब है। एक छोटी सी वीडियो भी नाजरीन आपको दिखाते हैं इसी हवाले से, ये वीडियो देखिए। रेप एक संगीन और काबिल सजा जुर्म है। इस जुर्म की रोकथाम और खवातीन और बच्चों के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एंटी रेप तफ्तीश और समात एक्ट 2021 मंजूर किया है ताकि इस जुर्म का इर्तिकाब करने वालों को कड़ी सजा दी जाए और इस जुर्म से मुतासिरा खवातीन और बच्चों को फौरी और मौसर हुकूमती खिदमात और सहूलियात की फराहमी और इंसाफ का हुसूल यकीनी बनाया जाए। इस कानून के तहत पाकिस्तान के तमाम अजला के सरकारी अस्पतालों में मुतालिका कमिश्नर्स की निगरानी में एंटी रेप क्राइसिस सेल्स का कयाम अमल में लाया जा रहा है, जहां कम से कम एक खातून नुमाइंदा हर वक्त मौजूद। रेप से मुतासिरा खवातीन और बच्चों को वाक़े के 72 घंटे के अंदर बर वक्त मेडिकल और लीगल मुआयने की फराहमी, 2 फिंगर टेस्ट की सख्ती से मुमानियत, शवाहिद फौरी जमा और महफूज, फ्रांसिक तज्जिया की सहूलत, FIR का इंदराज यकीनी, तहकीकाती मराहिल में सूबाई हुकूमतें रेप के तमाम केसेस के लिए जिलाई सतह पर खुसूसी तफ्तीशी यूनिट तश्कील देंगी, जिनमें रेप की तफ्तीश के माहिर और तरबियत याफ्ता पुलिस अफसरान, खुसूसी तौर पर खातून पुलिस अफसरान शामिल होंगी। मुकदमे के दौरान मुतासरा खवातीन और बच्चों को हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत के साथ इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इस सिलसिले में खुसूसी अदालतें कायम की जा रही हैं।
नाजरीन, ये एक इनिशिएटिव है और कानून की अमेंडमेंट जो है वो हम इस एंटी रेप एक्ट 2021 के हवाले से कहते हैं इसको, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हमारे पास भी ये पेपर्स पढ़े हैं, इनको भी हम पढ़ सकते हैं। इस पर आपको मज़ीद अगर तफसीलात चाहिए आप हमारा सेगमेंट देख सकते हैं। ये वीडियो पूरी की पूरी हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर भी आ जाएगी। यहाँ पर हमने थोड़ी सी चलाई वक्त की किल्लत की वजह से। तो ये सिलसिला अब हुकूमत पाकिस्तान ने शुरू किया है कि ख़वातीन को, बच्चों को और दीगर जो हमारे मार्जिनलाइज्ड कम्यूनिटी के लोग हैं जिनके खिलाफ ये रेप का एक घिनौना जुर्म होता है, उनको इंसाफ जल्दी मिले और प्रोसिक्यूशन में किसी किस्म के डिलेज ना हो। तो मलिका, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर एंटायर टीम। आप लोगों ने, हमें पता है हमने पहला प्रोग्राम किया था 2018 में जिसमें आपने ये कहा था कि 1 विंडो ऑपरेशन के तहत इन लोगों को हम इंसाफ पहुंचाएंगे। तो दिस इज़ 1 विंडो ऑपरेशन। नाजरीन, अपना बहुत ख्याल रखिए। मलिका, नाजरीन आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।